सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 81 श्री डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी। नेक्स्ट मंगुटा मान्य मंत्री जी। यस सर, महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है। मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी। Sir, question number 81, sir. and now you Sir, after the corona pandemic throughout the world, the demand for electrical vehicles have gone up, sir. People are not interested in moving to the public transport. So government is encouraging electrical vehicles, manufacturers, giving, a lot of, facilities to them. And to the consumers are also benefited out of it. So through you, sir, I would request the Honorable Minister, now actually in his minister's reply, it has been stated also totally sanctioned charging stations. Total number of sanctioned stations are 4,973 as per Honorable Minister's answer, sir. In his reply, Honorable Minister has stated, out of these 4,973 sanctioned stations, only 475 stations are installed, sir, which is merely 10% of the sanctioned stations. So there is very much of anxiety among the users regarding the charging infrastructure facilities, sir, especially in rural areas. Now, people are buying, left, right, and center, two-wheelers and four-wheelers of electrical mobile vehicles, sir. So if the charging stations are not, installed properly, then it will have, very big problem for the consumers, sir. Through you, sir, I would request, Honorable Minister, what are the steps, the Government of India is taking also? Please brief. Brief, this, sir. Sir, taking to accelerate the installation of the stations. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य और सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं। पहली बात तो ये अवधारणा ही गलत है कि सरकार ही चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। दुनिया के देशों में अमेरिका है, यूरोप है, जहां इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां पॉपुलर हैं, वहाँ पर इन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनियां ही चार्जिंग स्टेशन लगाती हैं। लेकिन फिर भी आदरणीय मोदी जी की सरकार में हमारे विभाग ने इसके लिए योजना लेके आई, 10,000 करोड़ की FEM 2 योजना लेके आई, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों को सब्सिडी देने के लिए अलग से मंजूर किए गए हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन चार्जिंग स्टेशन लगाने में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन की है। लेकिन उस ज़मीन के समस्या का समाधान करने के लिए ही हमने जो भारत की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उनसे बातचीत हमारी जारी है, बातचीत हुई है। पूरे देश में उनके 22,000 आउटलेट हैं और अब तक 1536 वो इस तरह के सबस्टेशन अलग से लगा चुकी हैं। उनसे बातचीत जारी है और इससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे बिल्कुल सरकार पूरी तरह से तैयार है। ऑयल कंपनियों से बातचीत कर ली गई है और वो बहुत तेज़ी के साथ उसका सर्वे चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये समस्या नहीं रहेगी। विनायक राउत जी। अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही आज की ज़रूरत है अध्यक्ष महोदय, और इसकी वजह से मैं केंद्र सरकार की सराहना करूंगा कि एक अच्छी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास वो कर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि चार्जिंग स्टेशन तो काफ़ी संख्या से तैयार करने का काम चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिस कंपनी के माध्यम से तैयार करने की कोशिश की जा रही है, आज के पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेस्ला कंपनी के माध्यम से बनाए जाते हैं।
और ये टेस्ला कंपनी में भारत के कई राज्यों में, आगे प्रश्न इसका एक और इसी का ही जो आप पूछ रहे हो शायद ना, तो बाद में पूछे या क्या भी? अभी पूछ लो। ओके, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो इस टेस्ला कंपनी ने भारत के कई राज्यों में अपने ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट बनाने की तैयारी दिखाई है और इसलिए उन्होंने कुछ टैक्सेशन में सहूलियत मांगी है। क्या केंद्र सरकार टेस्ला जैसे कंपनी के सहयोग से भारत में भारी संख्या से इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की कोशिश कर रही है और उनकी जो मांग है उसके ऊपर केंद्र सरकार की क्या रवैया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सवाल इस सवाल से संबंधित नहीं है। पीएलआई स्कीम बता दो ना। लेकिन अब चाहते हैं सुरेश जी का वो सवाल लगा हुआ है, चाहे तो मैं उनको सवाल का जवाब दूं। जवाब दे दो। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने जो बात की है, मैं उनके बारे में उनको अवगत कराना चाहता हूं सम्मानित सदस्य को कि उन्होंने टेस्ला कंपनी की बात की है। इसके लिए हमारी सरकार FEM 2 स्कीम लेके आई है, PLI ऑटो स्कीम लेके आई है, PLI ACC एडवांस टेक्नोलॉजी की स्कीम लेके आई है। उसमें चाहे देसी कंपनी हो विदेशी कंपनी हो, सबको अधिकार है उसमें अप्लाई करने का। लेकिन जिस कंपनी का इन्होंने जिक्र किया है, उस कंपनी ने आज तक हमारी इस स्कीम में कोई अप्लाई नहीं किया है। तो माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार में ये नहीं हो सकता कि रोजगार चीन को और मार्केट इंडिया भारत की। मोदी सरकार की नीति है, मार्केट अगर भारत की है तो रोजगार भी भारत के लोगों को मिलेगा, इसलिए वो आए यहां पर स्थापित करें वो लोग। क्वेश्चन नंबर 82 श्रीमती रक्षा खाट से। क्वेश्चन नंबर 82 माननीय मंत्री जी, प्रति सभा पटल में रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी दोनों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने एक नई गति दी और इस बजट के माध्यम से 80 लाख परिवारों को नए घर देने का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, 2018 में सरकार ने आदेश दिए कि सभी गांव में ग्राम सभा के माध्यम से वंचित परिवारों की सूची बनाई जाए, जिसमें महाराष्ट्र में ड यादी कहते हैं, और उसके बाद एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों की सूची जारी की। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो सूची पात्र लाभार्थियों की बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई है, उसके निकष क्या थे और क्या सरकार ने ये निकष तय करके दिए थे इन एजेंसियों को, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इसके मापदंड क्या है सर्वे का। हमने जो सर्वे हमने कराया है और जो मापदंड है, SECC 2011 का जो डाटा सर्वे हुआ है और उस आधार पर जो सर्वे हुआ, तो प्रथम चरण में जो सर्वे जो हमारे 1 रूम वाले हैं, 2 रूम वाले और कच्चा घर, ऐसे कुल मिलाकर के 4.3 करोड़ परिवार चिन्हित हुए और चिन्हित करने के बाद ये 4.3 करोड़ परिवारों की जो सूची जो राज्यों को जो भौतिक सत्यापन के लिए भेजी गई और उस भौतिक सत्यापन के बाद जो निकल करके आया है वो है 2,95,00,000। ये आंकड़ा निकल करके आया और इसी आधार पर इन परिवारों को जो 2,95,00,000 परिवार हैं, इनको हम आवास देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं और ये सभी राज्यों को हमने अलग अलग जो एलोकेशन है वो हमने किया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने अभी जवाब दिया, मैं इसमें दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने बताया कि हर राज्य के अनुसार ये यादी का डिक्लेरेशन हुआ है, लेकिन ऐसे कई परिवार हैं कि जिनको इस योजना की ज़रूरत है और वो इस सूची में उनके नाम नहीं आए, तो सरकार नए परिवारों को, मतलब जो वंचित परिवार है, उनको घर देने के लिए कुछ प्रावधान करने वाली है क्या? माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, ये जब 4.3 करोड़ घरों का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से आया, जब राज्यों को दिया तो उन्होंने 2.95 करोड़ दिया, लेकिन जब फिर उनके पास भेजा तो उन्होंने पात्र अपात्र करके 2 करोड़ 15
को हमें दिया। तो जो 2.95 पहले दिया था, भारत सरकार ने कैबिनेट में ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया और बाद में जब फिर राज्यों को भेजा तो राज्यों ने 80 लाख उसमें से रिजेक्ट कर दिया कि ये अपात्र हैं या मिल गया है। या अब ये 80 लाख आवास प्लस के रूप में आया और पूरे देश में एक कमेटी बनी, राज्यों के साथ मिलकर के उसका पैरामीटर फिक्स किया गया और उसी पैरामीटर के आधार पर ये आवंटन हुआ। श्री एम के विष्णु प्रसाद। Thank you, Mr. Speaker. This house scheme has come from Indira Gandhi's period in the name of Indira Gandhi Awas Yojana. I really appreciate the government's effort in giving houses for everybody, but there are two loopholes. The beneficiary account, the money paid by the government will not be through the beneficiary account also. It can go through any account, number one. Number two, Indira Gandhi Awas Yojana, under that scheme, the houses built 20 years back has been whitewashed and taken a photograph without the geo-positioning system. So these two loopholes are there in the system. Is the government aware of it? And the government have any rectification steps in eradicating these problems so that the deserving beneficiary has not got the house? So will the government reconsider in allotting the houses? Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 1985 से 2015 तक 30 वर्षों के लंबे अवधि में 4.09 करोड़ आवास के लक्ष्य में मात्र 3 करोड़ 26 लाख आवास पूर्ण हुए। 74 लाख आवास, इंदिरा आवास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूर्ण किया और आज की तारीख में ये जो केवल 3 करोड़ 26 लाख 30 साल में बना और मोदी जी ने के कार्यकाल में अभी 2.5 करोड़ 74 लाख लगा करके हमने बना दिया है और अकाउंट में पैसे जाता है। लीपापोती होता था, अब लीपापोती का जमाना चला गया। श्री बी मेहताब जी। Sir, at the outset, I would thank the Minister that in between last 2-3 months, we have met him, from our state honorable members have met him, and he had tried to explain our problem. Recently, in last December, Honorable Chief Minister of Orisa, Mr. Naveen Patnaik, also had written a letter to the Prime Minister expressing his gratitude for sanctioning 8.17 lakh Pradhan Mantri Awas Yojana houses. But the crux of the problem is, which the Minister has just now mentioned, that certain number of families were identified under a scheme in 2011. They were found wanting subsequently, and respective state governments also have confirmed it. But the problem is there are left out houses. The basic question which Madam had asked was relating to the left out houses. Our problem in our state, sir, is that in certain districts, at least 16 districts of Odisha, like KVK districts and other backward districts, where one cannot enter through the electronic media. That's why that number has not come. So repeated requests have been made to the government whether you are going to allow the window to open as you have allowed Karnataka to open the window so that they can enter. Here the genuine problem is there, whether government is going to allow that window to open so that the left out, the beneficiaries will be included in the PMAY scheme. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के बड़े गंभीर और सीनियर सदस्य हैं। ये आए थे हमारे पास, सारी लंबी बातें इनके साथ स्थिति बताया गया, लेकिन आज सदन में ये विषय आया है तो मैं आपसे अनुमति मांगता हूं
कि मैं उसे डिटेल ना 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 लिख करके बता दूं? ना ना। क्यों? तो कम से कम महोदय मुझे आपके सप्लीमेंट्री पूछने वाले 22 मेंबर हैं, कितने? 22। महोदय मैं इतना जवाब दे दो, आगे का क्वेश्चन चलाएं तो पूरा समय क्वेश्चन में शुरू हो जाएगा। महोदय मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, दो लाइन हमें 31/3/2018 को प्रारंभिक सीमा समय के साथ अतिरिक्त छूटे हुए परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस सर्वे किया गया। जो परिवार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में शामिल नहीं थे, इसकी समय सीमा को 4 बार, मैं उड़ीसा के लिए पढ़ रहा हूं महोदय, 4 बार। आप ऐसा करें, आधे घंटे की चर्चा लिख दें, मैं 11 तारीख को इसकी चर्चा दे दूंगा, खत्म। शॉर्ट में जवाब दे दे मंत्री जी, शॉर्ट में जैसा आपका आदेश। शॉर्ट में जवाब दे दे, पूरा कर दे जवाब शॉर्ट में, फिर आप उस समय फिर तो 4 बार में 30/6/2018, 30/9/2018, 31/11/2018 और अंत में 7/3/2019 तक बढ़ाया गया। 1 वर्ष का समय देने के बाद उड़ीसा राज्य ने उक्त सर्वे में उचित रूप से भाग नहीं लिया। आवास प्लस के अभी भी इनके पास 8.17 लाख अलॉटेड हैं, जिसको इन्होंने अलॉट नहीं किया है। जो लिखेगा उसमें से सबको, इनके नंबर में लिस्ट है, उन सबको मैंने रिजर्व कर दिया, सबको बुला दूंगा 11 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 84 श्री मलुक नागर जी। 83 विजय बघेल जी। टेबल कर दो आप पहले। माननीय सभापति महोदय, टेबल कर दो बस केवल। माननीय सभापति महोदय, उत्तर सभापति पर रख दिया गया। विजय बघेल, अरुण साव, सोगत राय जी। श्रीमती, आप ऐसे तो बिना काम तो बहुत बोलते हो, जब प्रश्न होते जो बोलते नहीं हो। नहीं, आपको मौका देता हूं जो तो बोलते नहीं हो, और जब मौका नहीं होता है, जब बीच में डिस्टर्बेंस करते हो। श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ। For giving me this opportunity, Honorable Minister gave an elaborate reply. I would like to ask the Honorable Minister, administrative and financial control of multi-state cooperative societies is the central register, with the law making it clear that no state government official can wield any control on them. There is no officer or office at the state level, and most of the work is being carried out either online or through correspondence, due to which the grievance redressal mechanism has become very poor. Sir, while the system for state registered societies include checks and balances, multiple layers to ensure transparency in the process, these layers do not exist in the case of multi-state society. Instead of the board of directors control all finance and administration, have the ministry has taken any steps to review the system and strengthen the societies? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हमारा केंद्र सरकार से संबंधित है, और इसमें राज्यों से हमने ये अनुरोध किया है कि उनको कहीं भी इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उनका वो सुझाव दे सकते हैं। और सीधा चूंकि मंत्रालय का नया गठन किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माध्यम से। अब उसमें जितनी भी मल्टी स्टेट सोसाइटियों की जो समस्याएं आती थी, उन पर भी हम काम करते हैं, और जो भी शिकायतें आती हैं उनका निवारण भी हम करते हैं। देवजी पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहित पूरे भारत में आदर्श कोऑपरेटिव के कई लोग, उस सोसाइटी ने पैसा जमा करके उनको वापस नहीं दिया। आदर्श कोऑपरेटिव के सारे डायरेक्टर्स वगैरह जेल में हैं, लेकिन एक समस्या ये उत्पन्न हो गई है अध्यक्ष जी कि उसकी जो संपत्ति थी, उस संपत्ति पे डिपार्टमेंट अलग अलग सारे उनको फ्रीज कर दिया। लिक्विडेटर नियुक्त किया हुआ है,
लेकिन लिक्विडेटर कोई काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास में कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी है नहीं। मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, क्या सभी डिपार्टमेंट को बिठा के मंत्री समूह बना के आदर्श कोऑपरेटिव के जो लोग हैं उन लोगों को राहत देने के लिए कोई विषय चलाया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर और अच्छा प्रश्न किया है। ये कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लोगों का पैसा लेकर पैसा नहीं दे रही जी, इस पर बहुत संज्ञान लेकर उन जमाकर्ताओं को कैसे मिल सकता है पैसे, इस पर इसमें सहारा ग्रुप के इसमें 4 सोसाइटियां हैं, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी है, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और चारों में हमारे CRCS ने 6 बार सुनवाई किया और 6 बार सुनवाई करके उनको हिदायत देने का काम किया था। उन्होंने निर्णय भी लिए थे। मैं आदर्श भी बता रहा हूँ, आदर्श भी इसी में है। बता दिया आपने, सबका बता दिया। जी जी। तो इसमें हमने इन सोसाइटियों के प्रति जो है 6 व्यक्तिगत सुनवाई की और उसके बाद में जमाकर्ताओं को हमने देय राशि का भुगतान की हमने बात कही थी। और साथ ही साथ इसमें जो लगभग हमारे 9.88 करोड़ मेंबर हैं चारों सोसाइटियों मिला करके, जिसका 86,673 करोड़ रुपया टोटल आया है और उनका MB वैली करके है, उसमें 62,000 से अधिक राशि उसमें लगाई गई है। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय कह सकता हूं कि हमने उस समय कहा था कि नई जमा राशि लेने से हमने प्रतिबंधित उसमें किया था। साथ में 18/8/2020 को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के से कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत MB वैली लिमिटेड और सहारा समूह के अन्य उद्यमों के मामलों की जांच करने का अनुरोध किया था। इसमें समितियों ने अपने सदस्यों निवेशकों से प्राप्त आप एक का मतलब आपने जनरल बात बोल दी ना, चारों की, बस ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि 3 हमारी सोसाइटियों के लिए ये दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है और तेलंगाना ने एक इसके लिए दिया है। तो इसके लिए हम उसके लिए भी उसमें अपील में हम गए हैं, उनसे कैसे हम स्टे वैकेट कराएं जिससे कि हम जमाकर्ताओं को पैसा दे सकें। क्वेश्चन नंबर 84 श्री मलुक नागर जी। क्वेश्चन नंबर 84। सर, स्टेटमेंट लेड ऑन द टेबल। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो दूरदर्शन और आकाशवाणी को गांव देहात के अंदर तक जहां पे टेलीविज़न और रेडियो चल नहीं पाते, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और जो 2014 से और जो इसमें दिसंबर 2021 तक बताया है कि 2379 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो एलोकेट कितना हुआ था और कितना उसमें से लगाया? और सब दूसरा, जो आजकल स्मार्टफोन पे सब लोग कोई सा भी टेलीविज़न लाइव देख सकते हैं, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जो गांव देहात तक और गरीब जगह पे जहां पे किसी भी कीमत पे रेडियो और वो जाने में दिक्कत है और दूसरे टेलीविज़न दिख जाते हैं, आज तक हो, चाहे ABP न्यूज़ हो, चाहे जी न्यूज़ हो, तमाम राष्ट्रीय चैनल, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जो हमारे दूरदर्शन को और रेडियो को स्मार्टफोन पे दिखाने की हो? Respected Speaker, sir, I want to convey through this Augustus to the member. Prachar Bharati, we know that Prachar Bharati is a public carrier. We are concerning about our broadcasting hard area, that is Kashmir to Kanyakumari, Lakshadweep, we are telecasting, and as well as we are broadcasting Akashvani, All India Radio also. Even we take up in border areas like Arunachal Pradesh, we start from Arunachal Pradesh to Dar Desert tak Amara telecast is going. And also the nation important programs. Sir, we know that Independence Day program and also Republic Day parade, our nation's parade program also, we are telecasting. This telecasting, I'm coming to the point, this telecasting throughout the nation is reaching
100%. Our DD, Doordarshan channels, coverage is 100% coverage is there. And also All India Radio coverage is also 100% coverage is there. Our respected member asked about the allocation of the fund. Sir, 100% and respected member is asked that we have two schemes. ठीक है, okay. Sir, we have two schemes. In that bind schemes, broadcasting infrastructure. दूरदर्शन का आप देख सकते हो जैसे और का ऐप है. Sir, broadcasting infrastructure and network development scheme. For this scheme, sir, our leader, Prime Minister's vision, see modernization of the Doordarshan and modernization of the All India Radio. And also digitalization. Sir, I am coming to your point, sir. You asked, I am coming. Digitalization, upgradation of the technology. So what he is, our respected member is expectation, is now we are having the mobile phone. We have mobile on, sir, news on air. Akashvani, we have news on air. In this news on air, we can hear our All India level news at anywhere in the world. It is the coverages throughout, not only in the nation, in the anywhere in the world, is All India news on air. And YouTube also, we are having in YouTube, Doordarshan Kendras, we have YouTube, and news on air also we have YouTube, and Twitter also is there. We have Facebook also. बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि टेलीफोन पे दिखाओगे या नहीं और फ्रीक्वेंसी जहां गांव देहात तक जा रही है करोगे या नहीं, सीधी सीधी बात है बिल्कुल. Sir, again I am telling, sir, our government. हाँ या ना? Sir, we are upgraded, sir. Already we upgraded. Okay. Sir, already the news on air is there. The news on air is in the YouTube also. So in YouTube, anywhere we can see. Even member can, even member, sir, even member can open his mobile. Now he can go his news on air. Now itself, sir. We have the facility already implemented, sir. अरविंद सावंत जी. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी. उनका सवाल अलग था, आपने जवाब अलग दिया. मोबाइल पे आ जाएगा क्या? सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं है, जैसे सारे कमर्शियल चैनल आते हैं उस तरह से कमर्शियल चैनल आएगा कि नहीं. अब रही बात सर, आप मुंबई शहर में आपने अपग्रेडेशन की बात की. मैंने 7 बरस उनके लिए देख रहा हूँ. अपने स्टूडियोज अभी भी अपग्रेड नहीं हुए हैं और वहाँ जो काम करते हैं, जो कर्मचारी, खास करके चैनल पे जो सीरीज दिखाते हैं, उसमें काम करने वाले जो कलाकार हैं, वो उनको आज भी न्याय नहीं मिला. जब आदरणीय स्मृति ईरानी जी मंत्री थी तभी से लेकर वो इस विषय को लेकर अब खड़े हैं. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपको जानकारी है कि आजकल वो लोग हिंदी या किसी भी लोकल लैंग्वेज में नहीं बताते, लोकल लैंग्वेज में हिंदी हुई डब करके बताते हैं. कोई दूसरी सीरियल है लेकिन वो मराठी में डब करके बताएंगे ताकि कलाकार ही नहीं आए. तो ये जो कलाकार को भी प्रोत्साहन देने वाली बात आती है, उनको उत्तेजन देने वाली जब बात आती है, तो हम अपेक्षा करते हैं वहाँ के कलाकारों की समस्या के पास भी ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द कमर्शियलाइजेशन करिए ताकि आपको पैसा भी मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें. ये इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे. सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं, कमर्शियलाइजेशन की भी बात है. ये दोनों आप करेंगे ऐसी अपेक्षा करते, तो इसके बारे में आप सदन को बताइए. धन्यवाद. Sir, Speaker sir, honorable member asked us a very good question. Sir, we already not only upgraded the technology also, content also we are upgrading. For example, regional channels also, not only national channels, regional channels also we are upgrading the even what are the some of private channels what they are telecasting. The honorable member asked serials. We are also doing and we are also going to telecast. We, for example, regional channels, we are revamping that we are doing, sir. Dayanidhi Maran ji. Sir. DD Sayatri is also upgradation in the local Marathi channel is upgraded, is going, sir. Thank you, Speaker, sir. So I would like to ask the Honourable Minister
Sir, a very clear question, sir. Sir, you have been explaining that you are expanding the programming for regional content, regional languages. Sir, there's been a severe voices from the southern part of India, especially regional kendras, where the employees are sent home or being replaced from employees from North India, and the regional employees are not being given place. This is happening everywhere. And similarly, sir, are you closing down the regional All India radio centers and making it centralized? By thus, are you laying off employees, sir? And next, sir, since the Honorable Minister is so passionate about All India radio, sir, and FM, sir, even now we are still in the backward, we are 20 years backward, sir. Right now, digital FM has come throughout the world. Are you taking any concrete steps to bring in digital FM, sir? FM, this is FM. The digital FM is one carrier has 4 FM stations, sir. Because the Prime Minister is very fond of the radio, and Man Ki Baat comes in the radio. So I'm sure that, sir, you should take more effort to ensure that a lot of modernization takes place in this department. Thank you, sir. Respected Speaker, sir. So, Honorable Member is experienced in this field because he is having own channels. Sir, at least, sir, member asked good questions. Sir, member 3 more questions asked. I have to tell one. First, we are not closing any of the stations, sir. Sir, upgradation only we are doing. Member knows that. Whenever the cell phone is introduced, we are all having it bada phones, sir. Big size phones we are had. Then sometime small chota phone aaye the. Small size phone aaye the, sir. Now, sir, we are having digital smartphones. We need not necessary to watch the TV, or we need not go, listen the radio. Everything is in our mobile, sir. Sir, like that, upgradation only we are doing. We are not closing any of stations for this, sir. Second, concern about the minister's concern about the southern states, sir. So I am from Tamil Nadu, sir, but I am member of from Madhya Pradesh. So we are not neglect any of regional channels or any regional languages, particularly member state. Member from Tamil Nadu, member I can tell in Tamil also. Sir, Tamil Podigai channel is there. In that Podigai, I want to tell member, Podigai channel Modal Moraila, DD Podigai, HD la vandirukkudu abindratha I have to convey to the member. First time in the regional channel, we are introduced HD, sir. Sir, again, Minister asked digital FM. Sir, sir, member, sir, Honorable Member asked this question. Sir, digital FM. Sir, what? Digital FM. Sir, that member is told, sir, this good suggestions. Member can come at any time to my office. I will discuss with this and we will take care, sir. Thank you, sir. Shri Mohammad Javed. Question number 85. Shri Thol Thirma Balawan. माननीय मंत्री जी पर रख दिया अध्यक्ष जी. Speaker, sir, I would like to express my sincere thanks to our Honorable Minister of Rural Development for his reply to my questions. I need further clarifications from our Honorable Minister. 15.3 crore workers are registered under Manrega scheme. 300.12 crore working days were created for last year. This means that a person is only given work for about 20 days. The purpose of this law is to provide 100 days of work, but not even one person in the scheme could get a job for 100 days. This is because the financial allocation for this scheme is very low. In this case, the budget cut of rupees 25,000 crore in this year's
budget over last year's revised estimate is tantamount to scrapping the plan. This project was created as a special project that no other country in the world has. The Honourable Minister should clarify whether this government has decided to abandon this project as it was created by the UPA government. According to a revised budget estimate, rupees 98,000 crore was allocated for the Manrega project last year. But the Manrega site says total expenditure of the project is rupees 92,000 crore. Member, please be brief. Of which 80,000 crore has been released by the union government. Why this discrepancy in the figure? When will the balance due for the last financial year be released to the states? Sir, another one question. 1.33 crore people in Tamil Nadu. Sir, regarding... तो बोलो ना आप, मैं माननीय मंत्री जी बोल रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या करूं? अध्यक्ष महोदय बैठे तब तो वो नहीं बैठेंगे, आप तो जवाब दो। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने मनरेगा को अगर आप देखेंगे तो 2014 में केवल 33 करोड़ का ही बजट था और आज केवल 33,000 करोड़ का बजट था। अगर मेरी सरकार में देखेंगे तो श्रम दिवस केवल उस समय 1,660 करोड़ श्रम दिवस हुआ था और अभी 2,098 करोड़ श्रम दिवस हुए और रिलीज की गई केंद्रीय निधि 2,13,320 ये पिछली सरकार में था 14 के पहले जो आरोप लगाया। अभी हमने 4,99,921 करोड़ का किया है और पूर्ण किए गए 153 लाख इनके थे, अभी हम 529 लाख कार्य को पूरा किया है। अध्यक्ष महोदय, वही नहीं, मैं इनके सामने रखना चाहता हूं कि महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित है, पूरा सदन जानता है। राज्यों का आवंटन नहीं निश्चित किया जाता है। वर्ष 2020-21 में बी था मात्र 61,500, लेकिन धन की आवश्यकता के अनुसार रिवाइज एस्टीमेट 1,11,500 हुआ। उसी तरह से वर्तमान 21-22 में 73,000 करोड़ था डिमांड के अनुसार। अभी तक जहां पर खड़े हैं 98,000 है। आगे भी डिमांड जितना होगा भारत सरकार पूरी करेगी, इसलिए न कटौती है। 33,000 बनाम 1,12,000 करोड़ हम कहे हैं। ऑनरेबल मेंबर। Sir, regarding Tamil Nadu, 1.33 crore people in Tamil Nadu are registered under this scheme. Among them of 93 lakh are active workers. With funds allocated by the union government, Tamil Nadu government can provide work for about 30 days only. Therefore, the Honourable Minister should inform whether additional funds will be allocated to Tamil Nadu. माननीय मंत्री जी। महोदय, आवंटन मैंने अभी कहा, जहां तक इस फिनेंशियल ईयर में 7,609 करोड़ रुपया हमने तमिलनाडु को दिया। सबसे ज्यादा तमिलनाडु को दिया है। वही तो मैं कह रहा हूं। और 1 फरवरी तक तमिलनाडु का एक नया पैसा बाकी नहीं है। और मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, आगे भी जरूरत पड़ेगी तमिलनाडु या किसी राज्य को देता रहूंगा। मोहम्मद जावेद। यस यस प्लीज। कौन सा? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, माननीय मंत्री भी बिहार से आते हैं और जानते हैं, और इत्तेफाक से बिहार में भी उन्हीं की सरकार है सर। हम सब जानते हैं कि अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट था उसमें ये दर्शाया गया कि 52% लोग बिहार में गरीब हैं। वही नहीं, सीमांचल में लगभग 65% लोग गरीब हैं सर। आप भी जानते हैं, आपके इलाके में भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन सर, और
आपका प्रश्न हिंदुस्तान में अगर आबादी देखा जाए, बिहार की आबादी 10% है, लेकिन मनरेगा में फंड का देखा जाए, जहां पे 1,10,000 करोड़ पिछले साल दिया गया था, वहां पे बिहार को सिर्फ 6,600 करोड़ दिया गया। हमारे पॉपुलेशन के तुलना में भी नहीं दी गई, उसकी आधी दी गई। वहीं पे अगर हम सबसे पहला अव्वल आंध्र प्रदेश का देखें सर, पॉपुलेशन के आधार पे दुगुना दी गई। तो मेरा माननीय मंत्री से आपके द्वारा ये जानकारी लेनी है कि क्या आपकी मौजूदा मोदी सरकार केंद्र में और मौजूदा सरकार बिहार में, बीजेपी की सरकार बिहार के लोगों को और गरीब बनाना चाहती है, और अगर नहीं बनाना चाहती है तो क्या हमारे पॉपुलेशन के आधार पे हमें माननीय सदस्य सम्मानित हैं। मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहूँगा। इनके यूपीए सरकार में बिहार को केवल 9 करोड़ लेबर बजट हुआ था, केवल 9 करोड़, और आज बिहार में 21 में आप देखें 23 करोड़ है। आगे भी बिहार की सरकार प्रगतिशील सरकार है, आगे जो भी जरूरत पड़ेगी भारत सरकार वहां करने को तैयार। दुष्यंत सिंह जी। सर नमस्कार सर, आपको मैं स्पीकर साहब आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी सरकार जो भी राशि मांगेगी, राजस्थान में 2 पखवाड़े के पैसे बचे हुए हैं। क्या मंत्री जी 2 पखवाड़े के पैसे जहाँ से माननीय स्पीकर साहब आते हैं, राजस्थान को भी वो आप पूरा जो सेंटर से आना है पैसा आप तो देश के हैं, राजस्थान के नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अनुभवी हैं, इस सदन के सीनियर हैं, हमसे तो सीनियर हैं। मैंने सारी स्थिति रखा है। पैसा बजट देने का कोई नहीं है, एक वित्तीय अनुशासन है और एक वित्तीय प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत राजस्थान सरकार का अगर अब मेरे पास अगर कोई बजट बाकी हो और वित्तीय प्रक्रिया में भी सही हो, तब ये हमारे सामने प्रश्न उठाएं। क्वेश्चन नंबर 86 एन.के. प्रेमचंदन जी। थैंक यू स्पीकर सर। पूरे ब्रीफ में प्रश्न पूछो सर। स्पेसिफिक सब भूमिका बांधते हो। एक मिनट सर। स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, rupees 3,358 crores of rupees is pending as arrears, and last year, from the last financial year, you have earmarked the allocation for scheduled caste, scheduled tribe and others. And the interesting fact to be noted is that scheduled caste section of the people are not getting the wages in the state of Kerala. What is the reason by which the allocation of the scheduled caste workers are not being provided? I would like to know a specific answer from the Honorable Minister. I do appreciate that you are a performing minister. You are responding to the Honorable members, for which we are thankful, and I would like to have a specific answer as far as Kerala is concerned. Thank you very much, sir. माननीय प्रेमचंद्रन जी ने जो विषय उठाया है, मैं उनके सामने कहूँगा कि खास करके इन्होंने मजदूरों के मजदूरी के सरलीकरण का विषय उठाया। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, एससी और एसटी दोनों के वर्गीकृत करने के प्रक्रिया को सेम रूप पहले से करके, लेकिन हम उनको चिन्हित करने की जो स्थिति है रहेगा, लेकिन किसी मजदूर का पैसा बकाया नहीं रहेगा, वो सरलीकरण के तहत आएगा। और जो आपने केरल का कहा है, केरल में जो कुछ भी प्रक्रियाधीन रहेगा, फिनेंशियल रेगुलरिटीज, फिनेंशियल अनुशासन जो भी रहे, उसी के तहत हमारे पास खास करके मटेरियल में कई चीज़ें होती है, मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता। लोग लोकपाल नहीं रखते, जो उनके ऊपर सोशल सर्वे का होता, थर्ड पार्टी सर्वे का, उस पैसे को रीइंबर्स नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन ये चर्चा जरूर करते। मैं निवेदन करूंगा सांसदों से
ये आपका पैसा है, ये कोई भारत सरकार आपका पैसा है। इस मनरेगा को अभी मैं तमिलनाडु की बात हम अभी नहीं कर रहा हूं बालू साहब, लेकिन मैं पूरा हिसाब किताब लेके आया था कि तमिलनाडु हो या केरल हो। आपसे मेरा निवेदन है, सबसे, पक्ष और विपक्ष सबसे, कि ये आज हमने एक ऐप दिया है, उसमें उस ऐप को भी सरकार मॉनिटरिंग करे, सरकार डिस्ट्रिक्ट विजिट करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी कमियां हैं, हम सब मिलके करें। श्री 86 DK सुरेश जी। Thank you, sir. In the minister's reply, explained about all the central schemes for the farmers, sir. Honourable member, please. Question number. Question number 86, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Sir, in his reply, Honorable Minister has explained about the central scheme for the farmers, sir. Farmers are the backbone of our country, sir, our economy. At the same time, the living condition of our farmers is very pathetic, sir. For the farmers, there is no retirement, sir. No pension, no commission, sir, for the farmers. Farmers work hard till the end of their life, sir. 60% of the population in the country depends on the agriculture. There is no stable market and no stable price for the crops. The MSP which has been given by the government, also various gaps and caps is there, sir. Only for 23 crops on various conditions. So my question is whether the government is ready to consider a retirement for the farmers and announce pension scheme for the farmers. Thank you, sir. Very good. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा सदस्य ने पूछा है तो उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है आने वाले कल में कि किसानों की इनकम बढ़े और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसा कि उत्पादकता बढ़े, उत्पादन भी बढ़े और किसानों को संरक्षण भी मिले और इसके साथ ही लागत में भी कमी आए, इस दृष्टि से और नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाए किसानों को और रिस्क कवर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचे और इसके साथ ही बजट को भी बढ़ाना। जैसा कि प्रश्न के मूल प्रश्न में प्रश्न जो बजट का भी बात की गई है, जहां बजट है तो वो भी 2013 के अंदर टोटल मिलाकर 27,000 बजट था, 27,000 करोड़, वो अब बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो चुका है। नहीं, बजट बढ़ाने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा कि क्या बजट, मैं उस पर भी आ रहा हूँ अध्यक्ष जी, मैं उस पर आ रहा हूँ और इन्होंने जो बताइए ऐसी, मैं उसके ऊपर आपको कहना चाहूँगा। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि योजना है उसके अंदर किसानों को जो एक उम्र पूरी होने के बाद 60 साल की उम्र का कहा है, उसके लिए पेंशन योजना के तहत कृषि किसानों के लिए योजना चालू की गई है और उस योजना के साथ जो भी किसान जुड़ता है उसको आने वाले समय के अंदर उस किसान को उसके रेशियो के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार उनको 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया कि उसको पेंशन के रूप में उस किसान को जिसकी 60 साल से अधिक उम्र हो गई है उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ऑनरेबल मेंबर सबमिट नो TR बालू साहब। Honorable Speaker, sir, I fully appreciate you of our agriculture community as well as the persons who are toiling in their fields day and night and contributed 20% of our contribution to the GDP as well as 50% of workforce in India. And beyond this, animal husbandry, forestry and fisheries, they contribute 15% of GDP. The positive side is during the recession, global recession, India withstood because of agriculture. India withstood the problem because of agriculture. Knowing fully well all these problems, our Chief Minister, Honorable M.K. Stalin, has brought a separate agriculture budget in Tamil Nadu, who is a forerunner for entire India. And I want to know the Honorable Minister could reply because there is the evidence wherein government of Tamil Nadu is going without any hassle-free problems as far as agriculture is concerned.
See, because here in India, in holistically, almost 1.5 lakhs farmers went on strike more than 1 year. It is evident, the problem is evident. So that is so to avoid all these problems, to avoid the inherent problems in the core sector, why don't you bring in a separate agriculture budget to India as a nation? Thank you, sir. उमर साहब को जवाब देने दो। कृषि राज्य का विशेष लिए बजट लागू करते हैं, अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बालू साहब ने जो कहा वो स्वाभाविक रूप से सबको अच्छी लगने वाली बात है, लेकिन हम सब जानते हैं बजट एक हो या दो हो, बजट की दिशा होनी चाहिए, बजट में पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए और जो प्रावधान है उनको क्रियान्वित करने का जज्बा होना चाहिए। आमतौर पर पहले के दौर में अगर हम देखें तो रेल बजट अलग आता था और भारत सरकार का शेष बजट अलग आता था। रिफॉर्म किया, समय बचा, डिस्कशन का समय बचा, आज एक बजट आता है, रेलवे के प्रावधान भी उसमें रहते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश्लेषण करके देखेंगे तो विगत 60 वर्षों और इन 7 वर्षों में तो हमको रेलवे की योजनाओं के क्रियान्वयन में ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बजट अलग करने की बात तो कह सकते हैं, लेकिन बजट जब अलग हो तो उसमें जो कुल बजट में राशि है उसके अतिरिक्त अगर राशि का प्रावधान हो तो अलग बजट करने की ज़रूरत है। नहीं तो कुल मिला के जो बजट है उसी को काट के कृषि बजट अलग करके नाम रख दिया, उससे न देश को फ़ायदा होने वाला है न किसानों को फ़ायदा होने वाला है। मैं आपके माध्यम से बालू साहब को और सदन को यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार कृषक और किसानी दोनों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अलग बजट न भी आए तो किसानी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। Index is 104 out of 116 countries. That is why I am requesting my friends to bring out a separate budget. The hunger index is 104 out of 116 countries. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर प्रदेश में खेतों में जो आवारा पशु हैं बहुत ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत फसलों का नुकसान कर रहे हैं और गांव के लोग उन आवारा पशुओं को दो नाम लेकर पुकारते हैं। अगर हम यहाँ नाम दो बता देंगे तो आप बहुत हल्ला मचाएंगे। मैं उसको नहीं बताता हूँ क्या दो, नहीं वो बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं वो दो नाम क्या लेते हैं। मैं अरे अब छोड़िए, वो दो नाम लेते हैं वो पता कर दीजिएगा। मैं फसलों की बहुत क्षति हो रही है और इससे आपकी बहुत किरकिरी भी हो रही है और इससे आगे आने वाले चुनाव में आपका बहुत नुकसान भी होने जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसानों की फसलों को क्षति से बचाने के लिए कोई इंतजाम क्या चुनाव के पहले ही करेंगे या चुनाव जीतने के बाद करेंगे? माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद। इन्होंने आवारा पशु की बात की है। पशु आवारा नहीं होता है और पशु हमारा, जैसा कि इन्होंने जिस तरह से गाय की या बात की है, तो गाय हमारी पूजनीय है और उसको हमें निश्चित रूप से घर पे बांध के रखना चाहिए और इसके लिए अन्य पशु है तो उनको भी हम निश्चित रूप से रखें। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार आवारा कोई नहीं होता। राज्य सरकार इसके ऊपर अगर कोई योजना के तहत भारत सरकार से अगर उसमें RKB या अन्य योजना जिसमें है उसमें अगर राज्य सरकार का आता है तो उसके तहत उसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 के सुरेश जी। क्वेश्चन नंबर 87। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है। Honorable Speaker sir, the decision to promote non-traditional source of energy, especially in electric vehicle segment, indicates a policy shift in line with the government decision to meet its commitment in reduction of emissions. However,
In a recent controversy, the global electrical vehicle manufacturer Tesla, when it expressed its interest to enter Indian market, was discouraged by government, which sent a wrong message to the companies that wish to enter the Indian market. In this scenario, I would like to ask the government through you, sir, whether the government would invite Tesla to enter Indian market, and what are the steps undertaken the government promote mass production of electric vehicles in the country. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को और सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 3 स्कीमें लागू की हैं। एक FEM 2 है जो 10,000 करोड़ की है डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। दूसरी स्कीम है PLI ऑटो जो 25,938 करोड़ की है सप्लाई साइड में। तीसरी है PLI ACC 18,100 करोड़ की, ये भी सप्लाई साइड में है। ये तीनों स्कीमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई। सम्मानित सदस्य ने जो सवाल किया है कंपनी का नाम लेके, हमारे विभाग ने अभी गोवा के अंदर एक राउंड टेबल वार्ता की जिसमें मैं खुद भी वहां पर उपस्थित था। अनेक कंपनियां वहां पर आईं, जैसे सियाम आई, एक्मे आई और प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधि भी वहां पर थे। सबने एक स्वर में कहा कि सरकार ने जो करना था वो कर दिया, अब करने की बारी उद्योगों की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य हमारे हाउस के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं सुरेश जी, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं 115 कंपनियों ने आज तक इन स्कीमों में अप्लाई किया है। 50 विदेशी हैं, 65 भारत की हैं। लेकिन जिस कंपनी का माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं, उन्होंने हमारी नीति के अनुसार अब तक इस स्कीम में अप्लाई नहीं किया है। वो कंपनी चाहती है कि मजदूर चीन का हो और बाजार भारत का हो। आदरणीय मोदी जी की सरकार में ये नहीं चलने वाला। माननीय सुरेश जी, नहीं चलेगा जी। हमारी सरकार की तो ये नीति है, अगर भारत के बाजार का उपयोग करना है तो रोजगार के अवसर भी भारतीयों को देने होंगे। मैं माननीय सदस्य से ये पूछना चाहता हूं, क्या वो भारत के पैसे को चीन को दिलाना चाहते हैं? लगता कुछ ऐसा ही। उस कंपनी ने हमारे विभाग की नीति के अनुसार, मैंने कह दिया, अप्लाई नहीं किया है। उसके लिए भारत के दरवाजे खुले हुए हैं, वो आए, नीति के अनुसार अप्लाई करे, यहाँ कंपनी लगाए, हमारे लोगों को रोजगार दे और हमारे राजस्व को बढ़ाए। इसके लिए उसके दरवाजे खुले हुए आए। सप्लीमेंट्री चाहिए रहा। Whether the government has analyzed the potential competition from China in electric vehicle manufacturing that is set to become the largest manufacturer by 2030 as per reports. Whether the Indian government has set up detailed plan of action to increase production of electric vehicles in India and to counter China aggressive push to become the electric vehicles global market leader by 2030. Also, sir, if so, the details thereof electric vehicle manufacture is included in the concept of $1 trillion economy policy by the government. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा सवाल किया माननीय सदस्य ने, और मैंने जैसे पहले उनको अवगत कराया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए 3 स्कीम में दोबारा उनको नहीं दोहराना चाहता, बता दिया उनको। उन 3 स्कीमों के तहत भारत में सब कंपनियों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और इसका फायदा क्या होगा? उन्नत टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, कल पुर्जे भी यहाँ बनेंगे, गाड़ियाँ भी यहाँ बनेंगी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी जो भारत के जो उद्योग हैं, जो भी दुनिया के बाजारों से मुकाबला नहीं कर रहे, माननीय सुरेश जी,
इन स्कीमों के माध्यम जब कंपनियां यहाँ आएंगी, हमारे यहाँ पर नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी आएगी तो यहाँ पर जो हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको वाहन भी सस्ता मिलेगा, जो लागत कम आएगी और उसके साथ हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो ये दोनों चीज़ें, रोजगार भी मिलेगा, राजस्व भी मिलेगा, हम एक्सपोर्ट भी कर बढ़ेंगे। जो मोदी जी का सपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, वो इस स्कीम के माध्यम से निश्चित तौर पे साकार भी होगा और ये स्कीम भारत के ऑटोमोटिव बाजार में, इलेक्ट्रिक में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 5 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज में आयोजित आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। हमारे युवा खिलाड़ियों ने अपनी विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत कौशल, दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम तथा उत्कृष्ट समर्पण के बल पर कोरोना वैश्विक महामारी की चुनौतियों को पार करते हुए ये असाधारण सफलता हासिल की है। उनकी इस विजय से निश्चित रूप से अन्य खिलाड़ियों तथा देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से तथा अपनी ओर से अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम को, उनके कोचिंग एवं अन्य स्टाफ को इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। हम इस युवा टीम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं कि वो अपनी उपलब्धियों से देश को इसी प्रकार से गौरवान्वित करेंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। एडवोकेट डीन कुरियाकोस, हनुमान बेनीवाल, ईबी डन जी, के सुरेश जी, बेनी बनन जी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। नो प्लीज। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से 22, मुरलीधरन जी। Respected Speaker, sir, with your permission, on behalf of my senior colleagues and other fellow colleagues, Sri Amit Shah ji, Sri Giriraj Singh ji, Dr. Jitendra Singh ji, Sri Prahlad Singh Patel ji, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Sri Krishan Pal ji, Sri Ramdas Athawale ji, Dr. Sanjeev Kumar Balian ji, Sri Nityanand Rai ji, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, Susri Shobha Karandale ji, Sri Rameshwar Teli ji, Sri Kailas Chaudhary ji, Sri A. Narayan Swami ji, Sri Ajay Kumar ji, Sri Bhagwant Kubha ji, Susri Pratima Bhaumik ji, Dr. Bhagavat Kishan Rao Karad ji, Dr. Munjapara Mahendra Bhai ji, Sri John Barla ji and Dr. L. Murugan ji. I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial number 2 to 22 in today's revised list of business. Sri V. Balashori. Sir, I raise to present the 15th, 16th, 17th and 18th reports of the Committee on Subordinative Legislation, Hindi and English version as listed against my name in today's list of business. Item number 24, Sri Gopalji Thakur. संबंधित अस्थायी समिति के 10वीं प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 25, श्री नरेंद्र कुमार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 26, श्री विद्युत बरन महतो जी।
313 और 314 के प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा पटल में रखें। आइटम नंबर 27 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मेरे नाम के सामने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों की 2021-22 के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायतों से संबंधित स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 28 श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make statement listed against my name at serial number 28 in today's revised list of business of Lok Sabha. Thank you, sir. आइटम नंबर 29 श्री गिरीश बापट जी। एम श्रीनिवासल रेड्डी जी। Sir, I rise to move the following, that the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule 1 of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 30 members from among themselves to serve as members of the committee and estimates for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on the 30th April 2023, sir. Thank you, sir. प्रश्न है कि श्री शिवानसल रेड्डी जी के प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 30 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I beg to move that the members of the House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on the 30th April 2023. प्रश्न है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 31 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I beg to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on the 30th April 2023, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो प्रस्ताव विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 32 संतोष कुमार गंगवार जी, सुशील कुमार सिंह जी। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 312B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on the 30th April 2023. प्रश्न है कि संतोष कुमार गंगवार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 33 श्री सुशील कुमार सिंह। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move that the House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on the 30th April 2023, and do communicate to this House
the names of members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न है कि सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 34 श्री किरीट पी सोलंकी जी। of the rules and procedure and conduct of business in Lok Sabha, 20 members from amongst themselves to serve as member of committee on the welfare of scheduled caste and scheduled tribes for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on 30th April 2023. Thank you. प्रश्न है कि श्री किरीट पी सोलंकी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 35 किरीट पी सोलंकी। Honorable Speaker, sir, I beg to move that the House do proceed to Rajya Sabha, that Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from Rajya Sabha to associate with Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on 30th April 2023, and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. Thank you. प्रश्न एक किरीट पी सोलंकी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बड़ी दुख भरी घटना आज झारखंड में हुई है अध्यक्ष महोदय। धनबाद में अवैध कोयला खदान के धंसने के कारण 12 लोग जो है उसमें दब गए हैं, जिसमें 2 लाश अभी तक निकाली गई है। और हमारे झारखंड राज्य का ये रोज का सवाल है सर। मैं जिस एरिया से आता हूँ, चाहे ईसीएल का सवाल हो, चाहे सीसीएल का सवाल हो, चाहे बीसीसीएल का सवाल हो, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सह से वहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है कोयले के बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। और उसमें वहाँ की जो राज्य सरकार है वो सीधा जिम्मेवार है। और इतना ही नहीं, जो सीसीएल है वहाँ रांची में सर, वहाँ जो राज्य प्रशासन के पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है दबाव डालकर, किस तरह की एनार्की है झारखंड में कि दबाव डालकर उनके क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने अवैध उत्खनन चाहे ईसीएल में, चाहे ईसीएल में, चाहे बीसीसीएल में, चाहे सीसीएल में हो रहे हैं, उसके लगाम लगाई जाए, उसकी जांच कराई जाए सीबीआई से। और जिन अधिकारियों ने क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है और जो अवैध दबाव बना रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, उनकी जो है जांच करके उनको नौकरी से डिसमिस किया जाए। श्री बेनी बनन जी। To inform the August House that a wild tusker trampled a 5-year-old girl in my constituency yesterday evening. Sir, the urgent interference of the central and state government and essentially required to protect the life of the property of the people. And my submission is the girl's family may be given urgent financial assistance as compensation by the Forest Department of the central government too, and immediate steps on war footing basis have to be taken to construct protective trenches. Thank you, sir. अधीर रंजन चौधरी जी। सर छोटी सी बात है, सर रखने दिया जाए। सर बात ये है कि सदन के अंदर हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ी बड़ी बात करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में समानता, सबका समान अधिकार हम मान के चलते हैं। लेकिन कई दिनों से सर ये बड़े खबर आ रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से कि मजहब के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ घिनौने कार्रवाई होते हैं। सर ये सर धर्म हम सबके लिए समान है, धर्म की नाम अलग अलग हो सकता सर कोई ईश्वर को मानता है तो कोई अल्लाह के मानता है, लेकिन सर हर धर्म के एक अलग अलग पहचान होते हैं। जैसे कि कोई हिंदू सर पे सर तिलक लगाते हैं, तो मुसलमान महिला सर हिजाब पहनते हैं। तो हिजाब पहनता कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं। सर इसके चलते हमारे देश में सर मजहब के नाम पर
समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं सर। जैसे कि आज कर्नाटक में सर देखिए स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। इस तरीके की नियम 37 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 37 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति प्रदान की है, उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। वह अपना सवाल उठा दें। आप क्या बोलना चाहते हैं? कर्नाटक से क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलिए बोलिए। सर स्पीकर सर मेरा मांग है हिजाब की मसले पे सरकार सदन के अंदर एक बयान तो दे। सरकार की जिम्मेदारी में हिजाब के बारे में कांग्रेस पार्टी is making a hue and cry which is not the same, sir. Throughout the country, in Madhya Pradesh, even in Maharashtra, there was a court case and the court has stated clearly, sir, the public interest should go and instead of the personal freedom, sir. So हिसाब के बारे में sir, it's a state subject, sir. It has already passed the rule in the Karnataka, and that is also a sub judice. It is also in the court, sir. So you should not raise this. Always, it should not be repeated here, sir. Thank you, sir. श्री केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा देरशील माने। 0 ओवर कल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पे बात करने की अनुमति दी है। मैं महाराष्ट्र से हाथकरंगले लोकसभा मतदार संघ से आता हूं और मैं आपके सभी बहनों को भाइयों को 75वीं वर्षगांठ जो देश मना रहा है उसके लिए सभी को अभिनंदन करता हूं। ये देश जब से बना है तब से कुछ देश ने पाया है और कुछ खोया है, और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सरकारों का उसमें योगदान रहा, बहुत राज्यों का योगदान रहा, और समूचे राष्ट्र बनाने में इन सभी के योगदान की वजह से आज जो भारत है वो निश्चित रूप के सभी के योगदान से बना हुआ ये भारत एक राष्ट्र दुनिया के पटल पे आगे बढ़ रहा है। एक बहुत कठिन परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां कोरोना की महामारी की वजह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था व्यथित हो गई थी, और इस कठिन परिस्थिति से उभरने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे बजट की जरूरत इस देश को थी। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का कुछ चीज़ों के बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान जो बनाया गया है, निश्चित रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने में, हर सेक्टर को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय वक्ता अच्छा बोल रहे, प्लीज बैठिए। आपस में सदन में चर्चा नहीं। हाँ माननीय सदस्य बोलिए। जो अच्छी चीजें हैं माननीय सदस्य कभी भी जब माननीय कोई सदस्य बोल रहे हैं तो उसको क्रॉस नहीं करना। जो चीजें अच्छी है उसका समर्थन करना और जो चाहिए उसकी मांग करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि पीएम गति शक्ति एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान है, जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद इस सदन के माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी का इसके लिए अभिनंदन करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमियां जो हमें यहाँ नजर आई है उसका भी आपके सामने, आपके मद्देनजर रखना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि कोरोना के वजह से अर्थ चक्र बिगड़ गया है, राष्ट्र का ही नहीं पूरे दुनिया का बिगड़ गया है, और इस स्थिति से उभरने के लिए आप जो काम कर रहे हो उसमें सभी का समर्थन होना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से इस बजट में कुछ खामियां जिसकी मैं बात कर रहा था,
बजट पढ़ने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलती नहीं, सिर्फ संकट ही संकट है। सरकार हर बार यही कहती है इस साल का बड़ा अच्छा बजट है। बजट अच्छा है या बुरा, उसके मंसूबे क्या है उस पर निर्भर करता है। हमको सरकार की नीयत पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन नीतियों पे जरूर है। जो नीतियां बनाई जा रही है उसके बारे में निश्चित रूप से हर भारतीय को संदेह है, और उसके लिए हम आपको कुछ चीजें सामने रखना चाहेंगे। पूरे बजट में G20 के जो देश है उसमें हम सबसे निचले स्तर पे, 20 देशों में हम सबसे निचले स्तर पे यहां पे आ गए। कुछ चीजें कोरोना के वजह से बिगड़ गई, लेकिन बहुत सारे देशों ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की पॉलिसी अपनाई और उसके माध्यम से उनके देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया। हमारे देश ने भी एक अलग सा फॉर्मूला उसके लिए रचा, जिसके माध्यम से देश के लोगों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर नहीं दिया गया, लेकिन और अनेक माध्यमों से लोगों के पास पैसा जाने का प्रावधान किया गया। क्या स्थिति है 20 लाख करोड़ रुपए जो घोषणा की गई, उसकी क्या स्थिति है और क्या उसका फायदा एमएसएमईज को हुआ, नए स्टार्टअप्स को हुआ, नए जो बेरोजगारी बढ़ाने का काम हम लोग कह रहे थे, 2 करोड़ जॉब्स देश में बनने वाले थे। लेकिन मैं परिस्थिति का अनुभव लेके ये कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी का अब उच्चांकी स्तर इस देश में यहाँ है। 2 करोड़ नौकरियां छोड़िए, लेकिन 3 करोड़ नौकरियां चली गई, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ऐसी परिस्थिति है इस देश में बनी हुई है। अगर ये चित्र बनाना है तो निश्चित रूप से इस बजट में उसके लिए कोई तो स्ट्रांग प्रोविजन होना जरूरी था। घोषणाएं बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी खामियां यहां दिखाई दी है। और निश्चित रूप से अच्छे जो यहाँ काम चल रहे थे उसमें कृषि का आप अगर देखें तो कोरोना की परिस्थिति में इस देश को अगर किसी ने बचा के रखा है तो इस देश के किसानों ने, गरीब आदमी ने, और उसके साथ आरोग्य विभाग ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैडम, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसानों की एमएसपी जो तय करने की मांग हमेशा से ये किसान करते रहे हैं, इसका कोई भी बजट में उल्लेख नहीं है। मैं आपसे ये मांग करना चाहूँगा कि किसानों को एमएसपी के लिए उसमें प्रावधान किया जाए। जरूर आधुनिकता किसानों से जुड़नी चाहिए। आप ड्रोन की खेती के लिए प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स की कीमतें अगर देखें आप तो आसमान छू रही है। ड्रोन से आप खेती करने की एक जगह बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र हो या देश भर के किसानों में फर्टिलाइजर्स की कीमतों में लेके बहुत बड़ा असंतोष बना रहा है। उसी सेक्टर में आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर में 20% लॉसेस यहाँ रजिस्टर हुए हैं अपने देश में। बहुत सारे युवा जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं उनके लिए कोई इनिशिएटिव इस बजट में यहाँ नहीं दिखता। जरूर किसानों की आय दुगनी करने की ख्वाहिश निश्चित रूप से सरकार की थी, लेकिन आज प्राप्त परिस्थिति में आप अगर देखें तो कोई भी बजट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता कि जिसके माध्यम से किसानों को हर सेक्टर में आगे जाने का मौका मिल पाए। मैं दूसरी यहाँ आपके सामने बात करना चाहूँगा कि नीतियाँ अच्छी बने तो निश्चित रूप से काम भी कारगर तरीके से होता है। टैक्स भुगतान करने वाले जो टैक्स पेयर्स है उनको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिले, ऐसा उनका यहाँ मानना था। बुरी अवस्था में भी देश की इकोनॉमी सुधारने में बहुत अच्छा काम टैक्स पेयर्स ने इस देश में किया है, लेकिन उनको कुछ भी सहूलियत इस टैक्स में यहाँ नहीं मिली। इसलिए उनके स्तर पे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, एक अकेले महाराष्ट्र में से 1 करोड़ लोग टैक्स पेयर्स के रूप में महाराष्ट्र का योगदान यहाँ देते हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग इसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं कर पाए। देश के बहुत सारे जो टैक्स पेयर हैं उनकी ये मांग है कि उसमें उनके लिए कुछ इंक्लूजन किया जाए, कुछ तो टैक्स में उनको बेनिफिट दिया जाए। निश्चित रूप से दूसरी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर हमारे देश में है। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाते वक्त ये देश में घोषणा हुई थी कि टेक्सटाइल के लिए नए हब्स बना दिए जाएंगे। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की घोषणा की गई। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जिसमें से टेक्सटाइल का उत्पाद सबसे बड़ा जिस देश में आता रहता है, लेकिन एक भी टेक्सटाइल पार्क पिछले बजट में से महाराष्ट्र को अलॉट नहीं हुआ। मैं मांग करना चाहता हूं केंद्र शासन से कि ये योजना महाराष्ट्र में भी आप यहाँ लागू कीजिए और उसका फायदा हजारों
युवाओं को उस माध्यम से होगा। 12,000 करोड़ का लॉस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया है। एमएसएमईज में देखें तो आप 99% एमएसएमईज क्लोज हुई है। और निश्चित रूप से कोरोना का पैकेज जो यहाँ 20 लाख करोड़ रुपए का आया था, उसमें से रिवाइवल रेट अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटैलिटी जैसी इंडस्ट्री है, वहाँ की तो आप अगर देखो तो होटल की अवस्था बहुत बुरी हो गई है। होटलिंग में बहुत सारे होटल्स देश भर में बंद पड़ गए, उनको फिर से रिवाइव करने के लिए कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ इस बजट में नहीं दिखता। इतनी सारी चीज़ें जो देश में घट रही है, उसका कारण ये महामारी भी है। मैं ये समझता हूँ कि बजट पे उसका विपरीत परिणाम पड़ा है, लेकिन जो बजट जमा हुआ है उसमें जो राज्य योगदान देते हैं उनके लिए भी हर राज्य का योगदान ध्यान में रखते हुए, उनकी लोक संख्या और उनकी ज़रूरतें ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इस बजट में उसके लिए अच्छा काम होना जरूरी था। महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे यहाँ काम करी है। देश के चुनिंदा लोगों के पास संपत्ति जमा हो रही है। 57% ऑफ द टोटल वेल्थ इन इंडिया लाइज विद 2% ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। अगर ये सिचुएशन सही है तो निश्चित रूप से ये आम आदमी, आम जनता जिसके माध्यम से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई है, इससे आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ने वाला है। MREGST की जो योजना थी जिसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों के विकास में हम लोग योगदान दे पा रहे थे, उसमें कटौती की गई है। हेल्थ के बारे में कटौती की गई है। आज कोरोना की महामारी के वजह से सबसे चीजें अगर कुछ उजागर हुई हो तो दो चीजें प्रमुखता से उजागर हुई है। इस देश का किसान जिन्होंने इस काल में अपना काम किया और लोगों के पेट भरने का और इस देश को जिंदा रखने का और चलाने का काम किया, और दूसरी तरफ वो हेल्थ इंडस्ट्री जिसने निश्चित रूप से इस देश के आरोग्य विभाग ने अच्छा काम किया, हर स्टेट के आरोग्य विभाग ने अच्छा काम किया और निश्चित रूप से उसका फल हम यहाँ देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ये मांग करना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि आज अगर हमारी आंखें नहीं खुली, कोरोना के बाद अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना का प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो निश्चित रूप से हमें इसमें बदलाव की जरूरत है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा निधि भी उसके लिए उपलब्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महंगाई की मार से आप अगर देखें तो 5 साल का अगर रेशो देखा जाए तो किन चीजों में बढ़ावट हुई है, तो सरसों का तेल जो पहले 2017 में 70 रुपए का था वो 200 रुपए चला गया है। रिफाइंड तेल 75 का था वो 145 रुपीज गया। मसूर की दाल जो 60 रुपए की थी वो 140 रुपए, उड़द दाल 88 रुपए की थी 190 रुपए, चना दाल जो 90 रुपए की थी 185 रुपए, चाय जो 100 रुपए की थी तो 200 रुपए, LPG सिलेंडर 419 रुपीज का था वो 1000 रुपीज के पार चला गया। पेट्रोल 70 से लेके 100 तक और डीजल 60 से लेके 90 तक यहाँ चला गया। इन्फ्लेशन रेट जो यहाँ बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इसका भुगतान आम आदमी को करना पड़ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से हम लोग आम जनता से पैसा वसूल जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके तरफ हमारी जो जिम्मेदारी है उसको देने में हम लोग कहीं कम पड़ रहे हैं क्या, इसका भी विचार केंद्र शासन को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के बारे में, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र हमेशा ही देश को आगे बढ़ाने में एक सक्षम राज्य रहा है। महाराष्ट्र का टोटल टैक्सेशन सिस्टम में 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर यहाँ है। जो CGST जमा होती है केंद्र शासन की, उसमें 2,20,000 करोड़ रुपए CGST जो जमा होती है, अकेले महाराष्ट्र में से 48,000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र की पूंजी देश के राजस्व में जमा होती है। दूसरी तरफ आप देखें तो महाराष्ट्र को अभी उसमें से जो रिटर्न मिलना था, वापस मिलना था, सिर्फ 5,500 करोड़ रुपए का रिटर्न मिला है। आज भी महाराष्ट्र की मांग है कि CGST के 25,000 करोड़ रुपए आज भी केंद्र शासन के पास प्रलंबित है। वो मांग आज भी जायज मांग निश्चित रूप से महाराष्ट्र हमेशा मांगने की कोशिश कर रहा है। आप अगर देखें तो चक्रवात का एक सिचुएशन आया महाराष्ट्र में, देश भर में। सर एक मिनट में, प्लीज ट्राई टू कंक्लूड। एक मिनट में सर। यस। देश भर में चक्रवात का परिस्थिति निर्माण हुई, बाढ़ की परिस्थिति मेरे जिले में हुई, सारे राज्यों में हुए, देश उससे प्रभावित हुआ। लेकिन मदद करते वक्त, राज्यों को मदद करते वक्त केंद्र के माध्यम से राजकीय अग्निवेश नहीं होना चाहिए। उसमें आप अगर देखें तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र ने मांग की थी, उससे 20% भी रकम महाराष्ट्र को नहीं मिली। 1000 करोड़ रुपए गुजरात को उसी टाइम दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र को एक उसकी जो मांग थी, जो न्यायिक मांग है, देश के किसानों को और वहां के लोगों को, पीड़ित लोगों को देने का काम ये नहीं कर पाई। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा
महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी राज्य है, अच्छे काम के लिए हमेशा इस देश के बढ़ोतरी के लिए काम करता रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा महाराष्ट्र की भले के लिए राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करे, इसके लिए हमेशा पहल की है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर अच्छी चीजें हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपका समर्थन की बहुत जरूरत है, और केंद्र सरकार आपके माध्यम से निधि में कोई दुजाभाव नहीं करेगा। महाराष्ट्र में जो पैसा मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिलता रहेगा, और दबाने की अगर कोशिश की जाए तो मैं बोलूंगा कि महाराष्ट्र को आप जो उसकी न्यायिक मांग है उसको पूरा करने में केंद्र सरकार समर्थन करे, और जो हमारी मांग है वो देश को आगे बढ़ाने वाली है, ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली है, उसमें आपका समर्थन लगा रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आप बजट को समर्थन करता है? ओके। See, all the honorable members are requested. Those who would like to place the written speeches, please, you are having the privilege to place the written speeches on the table of the House. Next speaker, Sri Lavu Sri Krishna. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Let me start off by expressing my solidarity with our fellow member Assuddin OACG. I condemn the attack that has happened on him. Not only him, but not only any member of this House, but every citizen of this country who is having a secular and independent voice. That voice needs to be safeguarded. That's our belief. Coming to the budget, it is a little bit disappointing from the side of Andhra Pradesh, because none of the promises made under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 have been mentioned in this budget. But before I express my grievances regarding that, let me talk about some of the positives of this budget. The first positive being, even though it's an election year, there's every temptation to have an election budget. She has resisted from that. Second positive being acceptance of a digital currency and tech economy. It is ushering in, it is a way of saying that India is ushering into the Industry 4.0. Third positive being green economy. It's a clear and present danger that we are seeing that there's a climate change happening across the globe. And as a major economy like India, issuing bonds for green infra, PLI scheme for manufacturing solar panels, planned transition into carbon neutral economy is a move in the right direction. Positive number 4, and most importantly for my constituency as well, this one, high allocation for cotton procurement. CCI has been doing great work for the last few years with respect to the procurement of cotton. This is music to the ears of all the cotton growing farmers across the country. Positive number 5, 19% increase in the budget for education. We have seen in the last 2 years how the most vulnerable group, that is the children, have suffered because of the learning losses that have happened in the last 2 years. There is a digital divide which we have seen across the country. Hopefully, this increase in 19% will try to bridge some part of it. And positive number 6, reduction of duty on shrimp-related aquaculture inputs. Coming from a state which exports almost 30,000 crores of marine exports every year, this will boost our farmers and this will boost the marine exporters of not only Andhra Pradesh but all the coastal lying states of India. Positive number 7, cut in the tax rate for cooperative societies, which are the rock bed of the rural economy. Hopefully, this will strengthen them. Coming to the concerns about this budget, the first one being the fertilizer subsidy has been decreased, and we have seen in the last 1 year, in 2022, how other than urea, every other fertilizer rate has gone up. So this time, decreasing this fertilizer subsidy is a cause for the concern. Second concern is no increase in allocation for the agriculture research. We have been talking, Prime Minister has been talking about doubling the farmers' income and also the cross-diversification and all these things. Without actually increasing any budget for this agriculture research, how is it going to happen? It's a little bit of a concern. And food subsidy has been reduced by almost 28%. PM Garib Kalyan Anna Yojana, which has done amazing work in the last 2 years during the pandemic. There's no mention of that in this budget, so I believe that it's going to be discontinued soon. So that is a major cause of concern. And allocation for Narega has been reduced by 25%. Even though in the last 1 year, only 52 days of work has been generated for the 100 days that has been asked, that is average that has happened. And rural development budget has been cut by 11%.
And healthcare budget is not reaching, even after pandemic times, what we have seen, how many gaps that are there in the rural healthcare systems. We are, after seeing all that, even then, we are not able to give 3% of the GDP with respect to the healthcare budget. And MSME is getting extended emergency credit guarantee till March 2023. You might say, yes, we are extending this scheme. What is the problem with that? But this is only half cup full. The other problem is there is a major issue with regards to having the cash flow issues. Even in the last 1.5 years, there are almost 66 lakh MSMEs which have been closed out because of the cash flow issues. So this needs to be looked into. I raise these concerns because there's a safety net that has been created in this country so that poor people doesn't suffer by reducing the fertilizer subsidy, food subsidy, rural development allocation for rural development, NREGA, and all these things. On one side, we are not able to keep them safe with the safety net. On the other side, we are not. On the other side, as the MSMEs are closing down, we are not able to generate enough employment in the MSME sector. So, two problems that we are trying to that is there in the country. One on one side, unemployment. On the other side, this one. But the budget is saying we'll face these two problems with one answer, that is by making sure capital expenditure is increased, by making sure with the increasing the capital expenditure, the growth will happen and employment will be generated. But if you look at those numbers as well, capital expenditure numbers as well, there is 7.5 lakh crores has been allocated for capital expenditure. Out of that, 80,000 crores in this has been allocated for the loans to NHA and BSNL. And in another 1 lakh crores has been given as the interest fee for a long-term loan for the states. But if you take out these 1.8 lakhs out of 7.5 lakh crores, it is only 3% increase when compared to the last year capex expenditure that has been proposed. Having capex expenditure on the books is one thing, but spending it is a completely different thing. Coming from Andhra Pradesh, we have a completely different experience post-bifurcations, because number of promises that have been made in Andhra Pradesh Bifurcation Act involves capital expenditure, which has not been happening for the last 8 years or so. Starting with Polavaram, it has been conceived with a 15,000 crore as a project, but after escalation, cost escalation, everything, it has come up to almost 55,000 crores. Till now, only 13,000 crores has been spent on this. From central government, only 11,000 crores has been given, has been reimbursed. Still, there's 2,100 crores that has to be reimbursed from the central government. This is a capital expenditure. This project is supposed to irrigate almost 3 lakh acres of land. It's supposed to give our drinking water to almost 500 habitations in that area. And coming to the railways, in this year budget, there is almost 7,000 crores that has been allocated for the state of Andhra Pradesh with the various projects of the state of Andhra Pradesh. But going by the past experience, what we have seen in Andhra Pradesh, this will lay in the books. It will be laying the 7,000 crores will be there in the books and on the papers, but it will not be spent. Mainly because a revenue deficit state like Andhra Pradesh, which cannot fund this, you are asking the states to fund 50% from our side for this, and the central will fund 50% from the other side for the land acquisition and all these costs. But a revenue deficit state like Andhra Pradesh is in no position to do it. Even our colleagues from Telangana Party was also written in 2018, raising the same matter, saying that whatever you're asking from the state, the share should be decreased so that Andhra Pradesh, there's some sort of the 7,000 crores or whatever is allocated can be spent in Andhra Pradesh. I hope Minister will take that into consideration, because NHA and MOT are doing the same thing. When they're acquiring the land, they are coming out with creative solutions, so state won't feel that burden. So I hope Railway Ministry will take that. And and also the other promises that have been made with regard to the AP Reorganization Act, the South Coast Railway Zone, it has been announced, operation has been pending. Oil and petrochemical complex at Kakinada, it's still pending because lack of viability gap, funding from the central government side. Ramayapatnam Port, which has been an alternate port for Dugirajpatnam, which was promised earlier, there is no progress with that. Integrated steel plant at Kadapa, there is a slow progress with that. On top of that, to rub the salt in the wound,
Vizag steel plant, which was there, which we got it after a lot of agitation, that has also been, the central government is planning to privatize it. We have already expressed dissatisfaction with that. Please try to make it viable through other means. And educational institutions, IIT, IIM, IIIT, NIT, ISER, Central Petroleum University, Central Agriculture University, Tribal University, there are a lot of institutes that have been sanctioned. But we have given the land also to the tune. We've done all of it, all of the things that can be done from the state side. But there is still most of these campuses are still running from rented buildings. No progress has been made with that. Vizag, Chennai Industrial Corridor, which was supposed to boost the economy on the eastern side, only 1,340 crores has been spent in the last 8 years. These are all the capex expenditure that was supposed to be done from the central government side, which they are promising now in this budget. But this is the experience of Andhra Pradesh in the last 8 years, sir. And compounding these problems, with the unscientific bifurcation of the state, AP has received 54% of the population and 45% of the revenue. Revenue deficit was 23,000 that was calculated during the bifurcation. Only 4,000 crores has been received till now. Special package for AP was announced. Only 428 rupees per person has been allocated, whereas Bundelkhand got almost 415 rupees per person. That is almost 10 times more than what is allocated for Andhra Pradesh. Pending dues to the tune of 6,284 crores are there for the AP Genco from Telangana side. It has not been settled. AP has a net borrowing limit of 42,472 crores, but it has been reduced by 6,000 crores because the previous government, TDP government, has overborrowed it. You are punishing us for whatever the misdeeds that the previous government has done. These are all the problems that I'm not the first person who is raising this. There are a lot of members before me. There are a lot of member of parliaments from Andhra Pradesh who have raised this numerous times. I'm not the first person that I'm raising it, but this is the injustice that has happened to Andhra Pradesh, and there is a witness to this injustice in this house itself. Yes. Last week I was listening to Rahul Gandhi ji speaking about bouquet of flowers and mentioning about all the states in the country, but he couldn't take Andhra Pradesh name. Maybe he also knows in his heart that injustice that has been done to Andhra Pradesh. So I request that whatever injustice that has been done to Andhra Pradesh be rectified. If we have to believe that this budget, which is promising this capex to happen, this capex will happen and it will help Andhra Pradesh grow. Please show us by fulfilling the promises. Please show us by approving the cost of approving the escalated cost of Polavaram by 55,000 crores as soon as possible, and release the pending amount of 2,100 crores, and extend the GST compensation for another 5 years. And interest-free loan, you're giving 1 lakh crores for all the states put together, but we know how much. Please try to conclude. Last 1 minute, sir. Special package. No, you are having 4 speakers, your party having No, 4. sir, not only 2 or 3 speakers. So there is an interest-free loan. Good, sir. Krishna speaking good, sir. There's an interest-free loan that has been given to tune of 1 lakh crores for all the states put together, but we know how much cess has been collected in the last 3 years on the fuel itself. It's almost close to 10 lakh crores that has been collected. Even if we go by the calculation of GST, we should be getting more than 1 lakh crores that has been promised. And there is a mention of, in the budget, there's a mention of Godavari, Krishna, Kaveri, river interlinking project. But I request, there's a work that has been already been done. Whatever work has been done, please compensate for that. And also, please, at least in this year, we are all of us are ready for this project to be sanctioned, and so that please ground this project at least. And finally, sir, this has been a promise that has been made in this house. This has been a promise that has been made in the house by the previous Prime Minister Manmohan Singh ji, and this has been promise that has been made by the present Prime Minister during his campaign in 2014 in Tirupati itself, sir. This is a rightful demand of our people. This is about special category status, sir. This has been a promise that has been made during the unscientific bifurcation of our state, sir. But we have been asking continuously, but nothing has been done about it, sir. This situation, the longer this situation continues, sir, if you are denied this right, the more people will lose faith in the promises of this government, sir. It is the strength of this government that it is connected to the people on the ground. I request that it stand by its commitments and ethos. I must combat the growing sense of alienation among
the people of Andhra and handhold them at this crucial stage in their development, sir. AP wants to prosper and progress, sir. We want all the states to prosper and progress because we believe inherently when all the states prosper and progress, only then this so-called Amrit Kal will arrive, sir. Thank you very much. Thank you very much. Next speaker, Shri Dinesh Chandra Yadav ji. आपने मुझे समान बजट 22-23 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत कोरोना महामारी से परेशान और क्षति हुए आम लोगों की संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। सभापति महोदय, महामारी काल से उबरने ते हुए देश काफ़ी अच्छी गति से अर्थव्यवस्था की अपनी रफ्तार पकड़े हुए है और आर्थिक विकास दर 9.2% इसका उदाहरण है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व में सरकार के अच्छे कार्य का ही नतीजा है। इसके लिए भी सरकार धन्यवाद के पात्र है। महोदय, कोरोना महामारी वैसे तो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया, किंतु अपने यहाँ तेज गति से टीकाकरण के कारण ही हम तीसरी लहर से मजबूती झेल गए और कम से कम नुकसान हुआ। इस महामारी से हमारे देश के ग्रामीण लोगों में भी स्वास्थ्य का ढांचा तैयार हो जाए, यह एक सार्थक कदम कहा जाएगा। सरकार नागरिकों को, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम और योजना चलती है, काफ़ी फ़ायदा सामने नज़र आ रही है। अब गरीबों के खाते में सरकार सहायता डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। बिचौलियों का तो दुकान ही बंद हो गया। 80 लाख लोगों को पक्के घरों का फ़ायदा हुआ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। किसानों को पेंशन, श्रमिकों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, लोगों में खुशी का माहौल है। हाँ, वैसे हमारे किसान की दशा अभी काफ़ी दयनीय है और सरकार को इस पर अधिक ध्यान देकर उसकी आय दुगुनी करनी है। युवाओं में बेरोजगारी एक समस्या है, उसे भी दूर करने की नीति स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो यह एक खतरे की घंटी है। सभापति महोदय, नीति आयोग और रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़े राज्यों, विशेषकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा अति आवश्यक हो गया है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार पीएम गति शक्ति के नए नाम के साथ 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं की घोषणा किया है। यह सार्थक कदम होगा अगर सरकार ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाए, नहीं तो सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्मार्ट शहर योजना की तरह यह आधा अधूरा ही न छोड़ दिया जाए। महोदय, हमारे मध्य वर्ग और नौकरी पेशा के लोग देश की रीढ़ हैं। उन्हें हर वर्ष टैक्स में क्या लाभ मिलता है, इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं और नए बजट की ओर आस लगाए रहते हैं। वित्त मंत्री जी इसी मध्यम वर्ग को टैक्स में कोई रियायत न देकर निराश किया है। इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। अब मैं अपने राज्य बिहार और अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। महोदय, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही साथ साथ प्रतिवर्ष चल ही रहता है। सरकार को उत्तरी बिहार के करीब 16 जिलों को, जो बिहार के करीब 75% भूभाग को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। गंगा नदी के घाट को साफ करना होगा। उत्तर बिहार के सभी नदियों के बांध को बाढ़ की क्षति झेलने लायक सुदृढ़ीकरण करना होगा। साथ ही नेपाल सरकार से बात कर इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रदान करना होगा, तभी हम अपने लोगों की जान माल की प्रतिवर्ष हो रही क्षति को रोक सकते हैं। टुकड़े टुकड़े में काम करने से सफलता
नहीं होगी। बिहार में ही NH और एक्सप्रेसवे की स्वीकृति मिला है, उसे गति प्रदान कर समयबद्ध कार्य योजना के तहत पूरा करना चाहिए। बिहार के दर्जनों सांसद हम लोग सड़क परिवहन मंत्री से मिले थे, जो उस इलाके की अति आवश्यक लिंक लाइन कहा जाएगा कि बिद्दुपुर से दलसिंह सराय, सिमरी, बख्तियारपुर, बिहारीगंज, उदा किशनगंज, पूर्णिया तक भारतमाला के तहत 4 लेन सड़क निर्माण कराए। अभी पूर्णिया से फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर से पटना आने में 268 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और पूर्णिया से नौगछिया, बेगूसराय, बाढ़, बख्तियारपुर से 340 किलोमीटर की दूरी पटना आने के लिए तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित पथ पूर्णिया, उदा किशनगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, दलसिंह सराय से पटना आने में 110 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इसकी स्वीकृति देते हुए इसका निर्माण कराया जाना चाहिए। भारतमाला के तहत जो NH बिहार से गुजरेगा उसका एक समयबद्ध कार्यक्रम योजना बना के उसका कार्यान्वयन कराना चाहिए। NH 106 जो हम लोग के इलाके से गुजरती है, इसका निर्माण 6 साल पूर्व शुरू किया गया था, लेकिन आज तक 50-55% ही काम हुआ है। पटना हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस गए थे उस इलाके में, उन्होंने जब उस सड़क की दुर्दशा देखी तो अपने यहाँ आके 100 मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर कर्जबाही उन्होंने शुरू की, लेकिन उसका भी कोई फल अभी मिल नहीं रहा है और उस काम को पूरी गति देके उसको कराना चाहिए। उसी NH 106 पर उदा किशनगंज से बिहपुर 28.9 किलोमीटर में फुलौत के कोसी नदी पर 6.93 किलोमीटर उच्च स्तरीय पुल एवं 4 लेन पथ का निर्माण के लिए संवेदक इफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को काम अलॉट किया गया। प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास भी कर दिए, लेकिन 1 साल से अधिक होने को चला, इसके निर्माण के कार्य शुरू ही नहीं हो रहा है। इसी पथ में सिंहेश्वर स्थान में घनी आबादी का इलाका है, तीर्थ स्थल है, वहाँ सरकार को चाहे फ्लाईओवर हो चाहे बाईपास हो उसका निर्माण कराया जाना चाहिए। NH 107 जो हमारे संसदीय क्षेत्र से गुजरता है उसके निर्माण की गति काफ़ी धीमी है। इसके निर्माण कार्य पूरा करने का समय सीमा बार बार बढ़ाई जा रही है। इसी मार्च में काम पूरा करना था, लेकिन अगले मार्च 2023 तक इसे बढ़ा दी गई। मार्च 2022 तक सहरसा, मधेपुरा जो जिला मुख्यालय दोनों जगह है तक का कार्य अवश्य कराया जाना चाहिए। उस इलाके में एक पथ महत्वपूर्ण है जो NH 107 सोनबरसा राज से NH 327 ही लिटियाही भाया बैजनाथपुर 98 किलोमीटर पथ को सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत पूर्व नेपाल के फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए हम लोग बॉर्डर इलाके में हैं। यदि इधर LPT दूरदर्शन था तो जो कार्यक्रम नेपाल के होते थे हम लोग समाचार सुनते थे, तो उस समय में भी वही गाना या नेपाली कार्यक्रम आता था। इसलिए सरकार ने उसकी आवश्यकता महसूस की और 20 किलोवाट के दूरदर्शन केंद्र की वहाँ स्थापना हुई, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि उसको शायद बंद किया जा रहा है। यह उस इलाके के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं होगा। उसको नहीं बंद किया जाए और वहाँ जो 100 वाट का FM रेडियो चलता है उसको बढ़ा के 10 किलोवाट उसको किया जाना चाहिए। सरकार से आग्रह है कि इस पर अवश्य ध्यान दीजिए और इस योजना को नहीं बनने दीजिए। हमारे इलाके में मेरा संसदीय क्षेत्र मधेपुरा है, विद्युत रेल इंजन कारखाना की वहाँ स्थापना हुई। जब इसकी स्वीकृति हुई तो लोगों को लगा था कि इलाके का कल्याण होगा और उसके लिए ज़मीन भी अधिग्रहण हुआ। किसान अपने छाती पर पत्थर रख के उस फैक्ट्री के लिए ज़मीन दिए, लेकिन अब पता चलता है कि लोग किस तरह से ठगाए। पहले हुआ था कि यदि कारखाना बनेगा तो वहाँ के पाट पुर्जा का भी निर्माण होगा,
लेकिन वैसा नहीं हो के अब बाहर से पाठ पुट जा रहा है, सिर्फ वहाँ असेंबली में हो रहा है। तो लोग जहाँ सोचते थे 5,000 नौजवान को नौकरी मिलेगी, वह ठगा का ठगा सा रह गया। हम मिले थे माननीय रेल मंत्री जी से, उनसे आग्रह हम दूसरे काम के लिए भी किए कि मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वहाँ बहुत सारे केंद्रीय संगठन के कर्मचारी हैं और उसके बाल बच्चा के को भी पढ़ने के लिए 5 एकड़ जमीन उसमें से दीजिए केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो वह जमीन भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अध्यक्ष समाप्त कीजिए। बस 1-2 मिनट सर। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी रेलवे को 1,40,367 करोड़ 13 लाख रुपया इन्होंने रेल को दिया, जिसमें मात्र 6,606 करोड़ रुपया बिहार जैसे बड़े राज्यों के लिए आवंटित करना आश्चर्यजनक है। इससे यही होता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी 1 करोड़ कभी 100 करोड़ आवंटित होगा और वर्षों तक परियोजना लंबित रहेगी। बिहार में कई रेल लाइन परियोजना लंबित है, फिर अमान परिवर्तन और डबलिंग का 5,267 किलोमीटर लाइन परियोजना पर ही 76,137 करोड़ के खर्च का अनुमान है। रेलवे ओवरब्रिज के लिए भी कई काम होने हैं। सहरसा के बंगाली बाजार में रेलवे ढाला संख्या 31 स्पेशल पर वर्ष 1997 में जो स्वीकृत हुई थी आरओबी, उसमें एक अड़चन यह था कि उसको जमीन नहीं हो रहा था। और हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि उन्होंने उस ओवरब्रिज के निर्माण में जो कठिनाई थी, राज्य अपने फंड से 104 करोड़ रुपया उन्होंने धन्यवाद इसको धन्यवाद दिनेश चंद्र यादव जी। एक आधा मिनट सर दी। पूर्व मध्य रेलवे के ही 57 नई रेल परियोजना पर काम प्रस्तावित है, जिसे समयबद्ध पूरी करने के लिए राशि का आवंटन आवश्यक हो गया है। दोहरीकरण मानसी सहरसा पूर्णिया तक रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए और नई रेल लाइन बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर और बिहारीगंज से कुर्सेला तक, जिसका कई बार सर्वेक्षण हुआ, उसका निर्माण हो। महोदय, अंत में मैं अति महत्वपूर्ण कोसी में भी नदी लिंक परियोजना की बात करना चाहता हूं। इसे अगर इंटरलिंक कर दिया जाए तो कोसी में जो बाढ़ का पानी आता है, तबाही मचाती है, उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। बिहार सरकार भी इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया है। राज्य के जल संसाधन मंत्री केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी को ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब निर्णय केंद्र सरकार को करना है। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री हरी महताब जी। थैंक यू चेयरमैन सर। I may be allowed to change my seat to speak from this. Yes. I have been studying budget since 1980. And it's been more than 40 years now. Commenting on budget in All India Radio, writing on budget in the newspapers, which I still do. There are basically 6 constitutional mandates that need to be looked into. One is the socio-economic justice for all, that is there in the preamble. Second is minimization of economic inequality, that is Article 38(2). Distribution of resources to subserve common good, that is Article 39(b). Avoid concentration of wealth, that is Article 39. Early childhood care and education, Article 45. And raise level of nutrition, that is Article 47. These are the 6 major issues on which normally during last 20-25 years we have been deliberating, especially relating to the social sector. Of course, we also deliberate how much money has been given to defense, how much money is there for maintaining law and order in the Ministry of Home Affairs,
But basically, in a developing nation, the greatest stress is on social development. At the outset, I would thank the finance minister that she deserves compliments for presenting a budget that looks into the future while keeping a close eye on the ground. Presented amid a challenging economic environment, the budget has laid out a roadmap for supporting growth and putting in building blocks for India's long-term development. We see a clear intent, the right for proposals and matching allocations in many areas that would contribute to making India a modern, developed, and an inclusive nation. One of the most outstanding features of the budget is the emphasis on capital expenditure. The finance minister has signaled 35.4% hike in the central government's capital expenditure plan to rupees 7.5 lakh crores in the financial year 22-23. Integrated planning and execution can considerably increase domestic productivity and export competitiveness. The focus of budget is on technology and infrastructure-led growth, which will have positive impact. Proposed technology-led development in health and education will help the country to a large extent during this pandemic situation. The capital expenditure boost in itself will generate millions of jobs directly and indirectly through its multiplier effect on other sectors. The unprecedented helping hand to states for their capital expenditure through provisions of rupees 1 lakh crore of interest-free 50-year loan, addition to their normal borrowing ceiling, is a special feature. The credit guarantee scheme for MSMEs is being revamped to provide rupees 2 lakh crore of new lending. Additional credit to hospitality, tourism, and related pandemic-affected sectors is being provided through the highly successful emergency credit line guarantee scheme. The outlay for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has been increased by 27%. So what are the hits of the budget? I have just narrated some few. No surrender in capex and a significantly higher allocation for roads and railways. And if I'm correct, I may say here, since last, including this budget, since last 6 years, capital outlay has been fully spent, which was not happening earlier. Continued support to SMEs, thrust on PIL schemes to generate employment and exports, digitization of education and economy, fiscal consolidation, stabilization, allocation for water and housing, no further doles to farmers, no further capital infusion to public sector banks. So far, so good. The sectoral allocation, I would say, is slashed in critical sectors like agriculture and farmers' welfare, higher education, rural development, and women and child development. This could hamper growth. Reduction in MGNREGA is not going to help the poor. It may be in different supplementary budget, it may be enhanced, but in this budget, there is some apprehension. There is no provision made for the urban poor. Mr. Rangarajan, famous economist of our country, had proposed an urban MGNREGA. We are finding large number of urban poor who are bereft of any employment. And in this budget, I was hoping that in this budget we will hear something, but there is no mention about MGNREGA for the urban poor. No, nothing of that sort has been announced. It would have been better if the budget had focused more on issues affecting the common man, for example, inflation and unemployment. Here I would like to mention in para 28, there has been mention of in agriculture where inclusive development has been mentioned. For the first time, I believe, for the first time, the finance minister has mentioned about procurement of food grains, of wheat and paddy. The estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 12 lakh
1.1208 lakh metric tons of wheat, and paddy from 163 lakh farmers. And 2.3 lakh crore will be direct payment of MSP value to their accounts. I think for the first time in a budget, MSP word is being used. That's a good thing. But we in Orissa are at tremendous loss because already we are reeling through number of other issues relating to procurement by Food Corporation of India. Already there are serious issues of offtake by FCI leading to dislocation in paddy procurement. Further, reduction of food subsidy under NFSA will put farmers in serious trouble. This needs to be reconsidered. I would mention here the paddy procurement by state government, state agency in Orissa is milled to rice through private millers, and the rice so milled is distributed under National Food Security Act, other welfare schemes of Government of India, and our own state food security scheme. As per MOU, the surplus stock of rice, which is in excess of allocation in favor of state under targeted public distribution system and other welfare schemes, are handed over to FCI. In the ensuing KMS 21-22, out of 52 lakh metric ton of estimated procurement of rice, Odisha's own consumption will be 30 lakh metric tons under NFSA and SFSS, and other welfare schemes including 4 months of PMGKAY, and then state is likely to have a surplus of 22 lakh metric tons of rice. FCI totally refused to receive any parboiled rice in the current year. Target has been issued to lift after a lot of persuasion. The minister said, directed the FCI that lift at least 5 lakh metric tons. But till date, hardly, I would say, hardly 5,593, hardly, they said, despite all our efforts, evacuation of fortified parboiled rice against the Government of India target of 5 lakh metric ton is 5,593 tons. This much they have only lifted. And that too, there is no sign of improvement in delivering at FCI depots. Every day, there have been bottlenecks created right from the purchase officer at FCI depot level to the level of GM, FCI at state level. And it is every day law and order situation is being created. I'm taking the advantage while discussing on the budget, but this is what we are facing in our state every day. And repeated request by the state government, repeated request by honorable members of both Rajya Sabha and Lok Sabha. Fueled by political opposition. And this is being fueled by political opposition. This is the state of affairs, and we have been selling 52 lakh metric tons of rice every year. Odisha government purchases it, gives it, converts it to rice and gives it to FCI. And Odisha keeps 30 lakh metric tons for its consumption as per the direction of the union government. That's the memorandum of understanding that we have. And this is the position, I don't know why, for last 6-8 months, this problem has been repeatedly created. Telangana also is facing the same problem. Sir, Madam, expectations, I would say, there is another, I would come to the next point. Cooperative societies have got some relief for the first time in this budget from tax in the budget. But individuals and partnership firms continue to be taxed at double the rates of manufacturing companies. This needs to be looked into. Of course, when we will be discussing on the finance bill, I will be coming to those aspects in greater detail. Madam, millet has been first time mentioned in this budget. Odisha had a Odisha millet mission we had started since last year. And it has become a game changer in promoting nutritional security and augmenting farmers' income, especially in southern part of Odisha. One would be happy that Government of India has recognized the importance of millet in the union budget.
in the context of declaring 2023 as International Year of Millets by United Nations. Increased allocation under Jal Jeevan Mission, PMAY, are welcome steps. However, people of Orissa are shocked that the genuine demand of Orissa on rural housing are neglected while the same is considered for other states. I hope the union government would rectify this injustice being meted out to the poor and the tribal people of Orissa by not sanctioning the houses. Orissa is the only state, madam, in the country which is more frequently affected by natural calamities and disasters. And our repeated demand for a special consideration in this regard has not been addressed in this budget. Expectations of the middle class regarding lower petrol prices, increased standard deduction, increased 80C limit, etc. have been belied. Budget gives investment, digitization a push, but cold shoulders informal sector. There is a reduction in subsidy for fertilizer and food by around 35,000 crores and 80,000 crores respectively. That means the government will be withdrawing the free food program which was in force in financial year 2021 and financial year 2022. The excise collection on petrol has shown a varying trend. In financial year 21, it was 3.9 lakh crores and was targeted at 3.35 lakh crores in 21-22, in financial year 22. The revised number comes in at 3.94 lakh crores, while the budget amount for financial year 23 is 3.35 lakh crores. What does this signify? Is this reduction because of rupees 10 per litre, or there could be some more cuts? I think we would hear from the finance minister. The government has also rolled back the outlays on PM Kishan and NREGA. It may be assumed that if required, the government could always raise the outlays of Narega, food and fertilizer subsidy. So the misses, I would say, the misses are allocation priority, 6% versus 3% in education, 3% versus 1.3% in health, rural employment, nutrition given a very short shrift. Distributive of justice, as I had mentioned, it is there in the Constitution. No tax cut to middle class for propelling consumption or tax increase for super rich. Micro enterprises, marginal farmers, middle class, all are overlooked. This will have serious impact on consumption. Debt fueled rather than tax propelled. Madam, I would like to draw the attention of this House about government borrowing that is done to cover the deficit. Around 4.25 lakh crores has been drawn from the Small Savings Fund, that is NSSF, for the year 2023. Interestingly, for the 3-year period, that is 2021 to 22-23, the average withdrawal has been 5 lakh crores of rupees, which is very large. Finance Minister has bet significantly, ramping up capital expenditure to start a virtuous circle of growth. The strategy has obviously benefits its normal time, will benefit in normal times, but our economy is still COVID scared. Demand is weak, and capital assets have a long gestation period. There was near unanimity that the budget must signal a much higher level of healthcare spending to not just set right historical deficiencies, but also address the glaring deficit in healthcare, in public healthcare, that the COVID-19 pandemic has revealed. It is important to remember that India's healthcare sector was severely deficient even before the pandemic came. Bangladesh, for example, is poorer than India, but has a higher life expectancy. It seems no lesson have been learned from the pandemic. Budget has little by way of building people's resilience. Madam, I'll explain on 2 aspects. There are a number of, we will be, of course, in month of March, we'll be discussing about demand for grants of respective ministries. But here I would like to mention on two specific departments. One is education, another is health. The increasing level of cess and surcharge
is shrinking the mandated transfers of share tax due to the states. More than 20% of the urban taxes, of the union taxes, are proposed to be collected through levy and cess and surcharges, which is against the spirit of most often quoted word is cooperative federalism. The cess and surcharge is not being shared to the states. It is being distributed by the union government, of course, for the benefit of the people. But I would come to the education cess. This was introduced in 2004 and 5. At that time, even without the cess, the education outlay was 2.3% of the government's total expenditure. The present allocation of rupees 1.04 lakh crore in budget 22-23 amounts to 2.6% of the total expenditure. This seems like an improvement, but it includes rupees 62,000 crores coming from education cess. What was the idea when cess was imposed? What was the idea? Idea was that other than this 2.4% that would come from the general budget, this cess will be an addition. But what has happened? You have just appropriated that. Similarly, the health cess was introduced in 2018 to improve access to healthcare, public healthcare. आप समाप्त करें? Yes, the last point. In 2018, in 2018, without any cess, the allocation to health was 2.2% of total budget expenditure. In the current budget, allocation of 2.2 of total expenditure would have been over 88,000 crores. However, the total allocation is just 83,000 crores, including the cess-funded portion. If the cess-funded part is excluded, the allocation would fall to just 62,441 crore, or 1.6% of total expenditure, which is a shortfall of 25,270 crore. Instead of using the cess to enhance existing spending, the government has used it to steadily cut down budgetary support for two important social sectors of health education. Please finish. Sir, Madam, the concluding remarks I have, overall, I would say, the budget has laid down the intent of the government to focus on the long term and create the right ecosystem for the overall development of the economy. It is now important that all stakeholders, and all means both private sector in a greater way, must align themselves and public with the government's vision. Then only we can see a better nation. Thank you. Thank you. Shri Ram Shiromani Verma ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती आर्थिक मंदी और बजट भाषण में किसानों की उपेक्षा और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, खासकर नौकरी पेशा वर्ग, अस्थायी कर्मचारियों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं व छोटे सीमांत व्यापारियों और आम आदमी की सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसका माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सभापति महोदय, भारत में करीब 70 से 80% लोग कृषि व कृषि व्यापार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल के दौरान जब पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान ने ही, यानी किसानों ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था। बावजूद इसके आज किसानों के साथ इस बजट में अनदेखी की गई है। सरकार ने 2015-2016 के बजट में बताया गया था कि किसानों की आय 2022 में 2 गुनी हो जाएगी, पर आज बजट में यह कहीं नहीं बताया गया है कि किसानों की आय कब और कैसे 2 गुनी होगी। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर इस बजट में कोई बात नहीं है। सरकार कृषि के क्षेत्र में सरकार को अलग से बजट लाना चाहिए, जिससे किसानों को गारंटेड इनकम मिल सके
साथ साथ इस बजट से आम आदमी, खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। नौकरी पेशा तबके की निगाहें करों में रियायत पर टिकी होती हैं। पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक चोट झेल रहे वेतनभोगियों को भी मानवीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में निराश किया है। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार को टैक्स स्लैब में राहत देने की कोई प्रावधान नहीं है। सभापति महोदय, भारत विश्व का सबसे युवा देश है। देश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं कि फिर भी आज करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बावजूद इसके बजट में भाषण में युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के कल्याण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट भाषण में प्राइवेटाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है। सरकार देश की संपत्ति को बेच देना चाहती है, जो मौजूदा सरकार की खराब नीतियों व निम्न मानसिकता को दर्शाता है। महोदय, खनन, ऊर्जा, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए बजट में जिस तरह की लोगों को उम्मीदें थी, उसमें लोगों को निराश ही हाथ लगी है। इस बजट सिर्फ कुछ ही लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसमें स्मॉल एवं मीडियम इंडस्ट्री के लोग, वर्कर्स, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग व आम जनता और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। सभापति महोदय, आज़ादी के 7 दशक बाद भी स्वास्थ्य क्षेत्र संसाधनों का जैसा अभाव झेल रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में अस्पतालों में बिस्तरों, दवाइयों को लेकर जीवन रक्षक प्रणालियों और चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टरों की भारी कमी देखने को मिली है। हमारे देश में 125 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है और देश में करीब 37,725 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल, प्राथमिक व सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, जो देश की आबादी और वैश्विक पैमाने के हिसाब से बहुत कम है। देश में आज भी करीब 14 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। ग्रामीण इलाकों के ज़्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। जरूरी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की कमी है। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, बजट भाषण में जीडीपी घाटा को कम करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है। सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, 7 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों के साथ साथ आम जनता पर भी इसका बहुत बड़ा असर है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के देश को इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने के सपने को पूरा करने के लिए बजट भाषण में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को कच्चे माल की कीमत और जीएसटी दरों में कमी करनी चाहिए थी। साथ ही आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए दवाओं पर लगने वाले करों को कम किया जाना चाहिए था या शून्य कर देना चाहिए था। विद्यार्थियों के लिए सस्ती, सुगम और शिक्षा और शिक्षकों के लिए उचित कार्य की परिस्थितियां उत्पन्न हो, साथ ही साथ विद्यालयों के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाना चाहिए था, जिससे रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जा सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बजट भाषण में हमारे द्वारा उठाए गए उपरोक्त सभी बिंदुओं पर पुनः विचार करें और बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती आर्थिक मंदी, किसान हितों में और पिछड़ों, दलितों और निम्न वर्ग व आम जनता के हित में सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से श्रावस्ती जनपद लोकसभा से आता हूं। अभी भी हाल में मैं प्रधानमंत्री आवास योजना जिस तरीके से पूरे देश में मिल रहा है, लेकिन मेरा जनपद पिछड़ा भी है। लोकसभा श्रावस्ती ग्राम सभा बिधूनी में मैं खुद जा कर के बनवारी लाल मिश्रा, रामदीन पासवान, इंदल पासवान, शिव प्रकाश मिश्रा का आवास देखने का काम किया और इन लोगों के यहाँ छप्पर और टूटे मकान आज भी हैं। आज भी उनका मकान और लगता है, देखने से डर लगता है कि ये घर कब गिर जाएगा और उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जो प्रधानमंत्री आवास जो सरकार दे रही है, अभी भी
कहीं न कहीं इस तरीके से हमारा जनपद भी पिछड़े श्रेणी में आता है, विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा बलरामपुर भी जिला आता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि ऐसे जनपदों को भी आगे करने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी। Thank you very much, Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the strategy of the Union government for the coming fiscal year, to talk about the expenditure, to talk about the revenues, commonly called as budget, which generally comes with great hopes, but I feel it is short on ideas and lacks growth, invigorating and inclusive proposal. I strongly feel this is not a budget for common man, Chairperson. And I also feel this is not a budget for farmers, nor for poor. And this is not a budget for consumer spending, nor for sincere taxpayers. But this budget, which does not bubble with new ideas, to see that India grows into a 5 trillion economy, which was the aspiration of this government, and I feel it will be an illusion. This budget is aiming to propose to borrow nearly 16.61 lakh crores, Chairperson, for the next financial year, which is 10% more than the BE of the current fiscal. This budget, which does not lay the foundation for the blueprint to steer the economy to Amrit Kal to India at 100 years. As my CM has said, this is a Golmaal budget, Chairperson, because I'll give you a few examples. The way the duty was brought down on dry fruits, cashew nuts, dates and all from 30% to 2.5%, and the duty was brought down on food for dogs and cats from 30% to 20%. And they have increased the duty on toys from 15 to 25%, and they have reduced the diamond jewelry duty to 5%. Are these proposals for poor? I don't think so, Chairperson. On the other hand, the allocations for healthcare was reduced, which is basically meant for poor. The allocations for Narega were reduced, which is basically for rural poor. And the custom duty on the imitation jewelry was increased, which generally poor women wear. They can't afford the jewelry on which the tax was reduced. So this budget is definitely catastrophic to poor and middle class. So I strongly stand here to oppose this budget, lock, stock and barrel. When you talk about few aspects, let me talk about Dalits and OBCs. This government talks too much on SCs and STs welfare and upliftments of OBCs. But when you look into the allocations, let us have a look on these numbers. We have about 38 to 40 crores of SC/STs in this country. And look at the budget, what is allocated. It is 12,800 crores, madam. If 12,800 crores is divided by 40 crores, each family is going to get around 330 rupees per year, accounting to around 25 to 30 rupees per month. What is that we can do with this? And you take the example of Telangana government. Telangana government, under my able administration of KCR, we have allocated 33,611 crores, madam, for sub-plan of SCs and STs. And we have a population of 88 lakhs. For 88 lakhs of people, our government has allocated 33,000 crores, whereas this central government has allocated only 12,800 crores. This is in addition to one more scheme, which is newly implemented by Honorable CM KCR, called as Dalit Bandhu. This Dalit Bandhu proposes to allocate 10 lakhs rupees to each Dalit family, Chairperson. This is not a program. I would want to call this as spirit of a government. This is what they have to focus upon, to reduce the disparity, to reduce the socio-economic status, to fill up the gap. They are going to give 10 lakhs to each family, madam. And when you talk about OBCs also, we have about 70 crores of OBCs in this country, and the allocated budget is 1,400 crores, madam. What is that we are looking for? Is this we really would want to call it upliftment or the welfare schemes? And there is no mention about the poor upper caste, nor about the budgetment, nor about the budget, nor about the policy. And when you talk about the farmers and Narega, the Honorable Prime Minister was on record apologizing the farmer community, whereas the Honorable Finance Minister did not have time to talk about agriculture at length in her budget. When you look into the reduction in the fertilizers, it was about 35,000 crores was reduced. And when you talk about MSP, last year allocation was 2.47, next year is 2.37.
We always talk about the procurement policy. My earlier speakers from Orisa also spoke about the same policy. What we say is, when MSP is declared for so many commodities in the country, why is that the total quantity is not lifted? Suppose if the government comes up with a procurement policy and announce all the procurement policy well in advance, what will happen is we can plan the quantities, we can ask the farmers to go for alternate cropping. What all we can't do? That should be the interest of the farmers. But I don't think ये तो थोड़ी तोहफा हो सकता किसान community के लिए. When the Honorable Finance Minister has promised in 2016 that the income will be doubled by 2022, what has happened, madam? She should have apologized the farming community in her budget. But the problem is, one side we talk saying that agriculture sector is the only sector which is not affected by pandemic. On the other side, we could not really double the income of the farmers. When it comes to PM Kisan, every state is demanding to increase the PM Kisan from 6,000 to 10,000 rupees. हमारा राष्ट्र में my CM gives 10,000 rupees to each and every acre, madam. Whereas when the central government is giving 6,000 rupees for 5 acres, all the states are requesting to increase it from 6,000 to 10,000. But she has not responded on that. When it comes to, as I said, procurement, our government, an additional 5 lakh tons is supposed to be lifted. This we were talking since long, and there's a difference between Government of India, understanding between Government of India and FCI. One side FCI says they don't have enough coaches to lift the quantity. The Government of India accuses us. And you look at the NREGA allocation also. The funds were reduced by 25,000 crores. What is the reason for this, ma'am? It was so helpful for the rural poor, but now they have reduced the funds. And I have introduced a private member bill recently also to give employment for urban poor also. Most of the poor, 50% of the population, they are residing in urban now. So the people who come from rural areas to urban area to get their children educated, they don't have any employment. If we can assure them 100 years, it will be very good, madam. When you talk about Telangana, Telangana is the latest formed state, madam. But this state is no more crawling. It is definitely sprinting. You take any aspect, we are number one, madam. All this while it was Gujarat model, which was really getting all the awards in the country. Now it is Telangana state, 2 minutes. I've just started about Telangana. Now it is Telangana state which is performing in all aspects. And very shortly, Telangana का जो Telangana model है वो तो गुन जाएगा ये देश में अगर इंसाफ मिले तो ना इंसाफी से हम यहाँ तक आए मैडम अगर इंसाफ करें तो you see how the industry is how the Telangana state is going to progress. Yesterday the Prime Minister has said in the Lok Sabha and Rajya Sabha about federal government. This is a union of states, madam, not a unitary state. And he was in the Rajya Sabha today. He was talking about साथ चलेंगे, साथ चर्चा करेंगे. That is what we are looking for. Everyone would aspire the India to grow. Everyone would aspire India to go for a 5 trillion economy. We always get awards, but we are not appreciated. The Prime Minister gives awards, the ministers gives awards, but they don't appreciate because we have TRS government in our state of Telangana. When we asked for ITIR, it was not considered, madam. Whereas IT industry is best developed in my state. When we asked for the rail coach also, but it was not given. Whereas I would want to state in this parliament that a private Telangana has started a coach factory in Telangana with thousands of crores in my constituency, madam. He is Mr. Yugandhar Reddy of Telangana. When we have asked the railways minister, he said the coach factory is not viable. A private gentleman comes and invests in the coach factory in Telangana. This is the difference, madam. We have asked for a national status, not a single national status given to our projects. We have invested 80,000 crores on one project of Kaleshwaram. I'll talk about three economics of Telangana. The GSDP, when Telangana was formed, it was 4.5 lakh crores, madam. Now it is 9.8 lakhs. It has grown by 93%, and the so-called Gujarat has grown only by 80% in this 7 years, madam. The per capita, 2 minutes. The per capita has increased from 1.24 lakhs to 2.37, the highest in the country. And the capital expenditure before Telangana in 10 years, the government has spent only 44,000 crores, madam. After Telangana formation, we have spent 2.81 lakh crores. एक साल में हम 54,000 crores खर्च करें. When it comes to liabilities, we know where do we stand. When we come, the final thing is the tax collected, madam. We have sent 3,65,000 crores to Government of India in the last 8 years, whereas we got only 1,85,000 crores.
And under CSS also, we got only 42,000 crores from the central government in 8 years, whereas we have spent only on one scheme called as Raitu Bandhu, 54,000 crores of rupees, madam. So there are so many pending projects, there are so many Telangana sent approvals for this thing. We are happy that our proposals are being copied by so many other states. We love that all the states have to follow Telangana, because Karnataka copies Mission Kakatiya, Karnataka copied Kalyan Lakshmi, Karnataka copied T-Hub also, Raitu Bandhu for farmers is copied by central government by PM Kisan, Jal Shakti is copied by Mission Bhagirath of our government, and last, the Asara pension schemes was copied by AP also. We don't mind, because as long as we stand as an example, we are proud to do that. We only we request the Honorable Finance Minister to please give us a supporting hand so that we perform and we support the central government also. Thank you, madam. Thank you. Shri Sunil Tatkare ji. माननीय अध्यक्ष महोदय, नुकत्याच मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीमध्ये बिगर भाजपा सरकारच्या बाबतीमध्ये केंद्र सरकारची कशापैकी जी असूया आहे, सापत्नपणाची भागणूक आहे, याच भावना व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने उभा आहे. भारतरत्न, महाराष्ट्रभूषण, गान कोकिळा लता दीदी यांच्या दुःखद निधनाबद्दल सुरुवातीलाच भावपूर्ण शब्दामध्ये त्या ठिकाणी मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. महाराष्ट्र एक देशांतील असं राज्य आहे की जे राज्य सर्वाधिक असं उत्पन्न या भारत देशाला त्या ठिकाणी देतं. परंतु गेल्या 2-3 वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्याबद्दलचा आकस, महाराष्ट्राच्याबद्दलचा राग मोठ्या प्रमाणावरती आला. श्रद्धेय आदरणीय पवारसाहेब, सोनियाजी गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यामध्ये प्रस्थापित झालं. उद्धवजी अजितदादांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार अतिशय उत्तम पद्धतीने त्या ठिकाणी काम करत आहे. परंतु नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुद्धा केंद्र सरकार महाराष्ट्राला कशा पद्धतीने आज वेगळ्यापैकी वागणूक देते ते आपल्याला मुद्दामून या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. करोनासारख्या कालखंडामध्ये सुद्धा राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न भागवतजी त्या ठिकाणी झालाच. परंतु निसर्ग चक्रीवादळ, तोक्ते वादळाच्या वेळेला सुद्धा केंद्र सरकारकडनं आम्हाला आश्वस्त करण्यात आलेलं होतं, कारण निसर्ग चक्रीवादळ गुजरातला, अहमदाबादला येणार होतं. त्याला केंद्र सरकारकडनं आम्हाला सांगण्यात आलं की किती जरी आपत्ती आली तरी भारत सरकार त्या ठिकाणी मदत करेल. निसर्ग चक्रीवादळ, तोक्ते चक्रीवादळ, त्यानंतर आलेला महाडचा भीषण महापूर, केंद्र सरकारने एनडीआरएफच्या निकषामध्ये बदल करावा अशी विनवणी आम्ही वारंवार भारत सरकारच्याकडे केली, परंतु केंद्र सरकारने निकषामध्ये बदल केले नाहीत. गुजरातला तोक्ते चक्रीवादळाने तडाखा दिल्याच्या नंतर 1000 कोटी रुपयाचं तुम्ही पॅकेज दिलं. माझी त्याबद्दल हरकत असं काही कारण नाही, पण त्याच्याहीपेक्षा जास्त नुकसान महाराष्ट्राचं झालेलं असताना सुद्धा महाराष्ट्राला नेमकी सापत्नपणाची वागणूक का, बिदर भाजप सरकार त्या ठिकाणी आहे म्हणूनच आहे की काय, अशी संख्या संबंध महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी येते आहे. लता दीदींना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी पंतप्रधान आले, त्याच्याबद्दल त्यांचे आभार मानतोच. पण तो महाराष्ट्राच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा म्हणून गेले आम्ही अनेक वर्ष मागणी त्या ठिकाणी करतो आहोत. तो तरी दर्जा देण्याचं काम भारत सरकारने करावं अशी विनंती या ठिकाणी करतो आहे. महाराष्ट्राला ज्या वेळेला तर महाडला महापुराने तडाखा दिला त्यावेळेला सुद्धा जिथे मदत झाली नाही, पण कराड साहेब तुम्ही आम्ही महाराष्ट्रात दिला, तुम्ही महापौर होतात, मी नगरविकास राज्यमंत्री होतो, त्यावेळापासून आपण सौहार्दाचे संबंध आहेत. पण तो महाडचे व्यापारी आपल्याला भेटले, आपण त्यांना कबूल केलं की मुद्रा लोनची व्याप्ती आम्ही केवळ कोकणासाठी वाढवू, 25 लाख रुपयापर्यंत नेऊ, बिनव्याजी दराने त्या ठिकाणी कर्ज देऊ. आज हजारो कोटी रुपये मुद्राच्या मार्फत तुम्ही वाटलेत असं सांगतात, तू 1 रुपयाचं त्या ठिकाणी लोन देण्याचं काम आज भागवतजी तुम्ही शब्द देऊन सुद्धा त्या ठिकाणी महाडच्या व्यापाऱ्यांच्या वतीमध्ये केलेलं नाही आहेत. विमा परताव्याच्या वतीमध्ये सुद्धा तुमच्याकडे बोललं गेलं, एनडीआरएफचा बेस कॅम्प त्या ठिकाणी द्यावा म्हणूनच देशाच्या गृहमंत्री महोदयांना सुद्धा मी भेटलो, माझे दैवत असलेल्या पवार साहेबांच्या समेत भेटलो, परंतु त्या बाबतीमध्ये सुद्धा कुठली भूमिका त्या ठिकाणी घेतली गेली नाही. आमची अपेक्षा अशी होती की हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची राजधानी असलेला रायगडचा किल्ला महाडला आहे. सामाजिक समतेचा ओंकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या ऐतिहासिक तळावरती दिला. त्या महाडला ज्याला महापुराने भेटलं त्यावेळेला केंद्र सरकारकडनं त्या भूमिकेतून त्या ठिकाणी काय मदत होईल अशी आमची अपेक्षा त्या ठिकाणी होती. ऑलिम्पिकमध्ये पदकं मिळाली, मिली ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळालं, असा आवाज निर्माण केला गेला की केवळ खेलो इंडियाचा कार्यक्रम देशभरामध्ये राबवला म्हणून देशातील क्रीडा क्षेत्रातली गुणवत्ता त्या ठिकाणी मांडलेली. मी काय प्रस्ताव माझ्या रायगड लोकसभा मतदारसंघातील भारत सरकारकडे दिलेत, परंतु एकही प्रस्तावाला त्या ठिकाणी दुर्दैवाने मान्यता दिली गेली नाही. हे आज मला या ठिकाणी सांगायचं वाटतं. द्वेष ठेवा, तुम्ही असूया ठेवा. महाराष्ट्रामध्ये आज महाविकास आघाडीचं सरकार आहे म्हणून कोंडी करा,
परंतु केंद्र सरकार ज्यावेळेला स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतं त्याला महाराष्ट्राच्या वाट्याला नेमकं काय आलेलं आहे त्याचा सुद्धा विचार आम्ही त्या ठिकाणी करत असतो. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत काही लाख किलोमीटरचे रस्ते झाले असता तुम्ही दावा केलात परवा, आमच्या अर्थमंत्री महोदयांनी केला. मी आज भागवतजी सांगतोय की गेल्या 3 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकही किलोमीटरचा रस्ता पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत करण्यात आलेला नाही. मी आज आरोप करतो आहे की महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये या पद्धतीची जर का भूमिका या सरकारची राहणार असेल तर ते दुर्दैव महाराष्ट्राचं आहे आणि देशाचं सुद्धा दुर्दैव आहे. एवढंच मला या ठिकाणी या निमित्ताने सांगायचं आहे. 15,000 कोटी रुपयाची मेगा लेदर पॉलिसी केली गेली म्हणून असं सांगितलं गेलं. रायगड जिल्ह्यामध्ये मुंबई गोवा रस्त्याच्या जवळ MIDCच्या मार्फत आम्ही 150 एकर मोफत जागा त्या ठिकाणी मिळवली. पीयूष गोयलांना सुप्रिताईंच्या नेतृत्वाखाली मी 3-4 वेळेला भेटलो. भारत सरकारची ती पॉलिसी आहे आणि या पॉलिसीच्या अंतर्गत मेगा लेदर पॉलिसीमधून काही त्या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जाते आहे. आज एवढी जागा त्या ठिकाणी दिली गेलेली असताना सुद्धा किंवा महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे अजितदादांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आहे म्हणून एकही प्रस्ताव त्या ठिकाणी मंजूर केला जात नाही. हे मला आवर्जून या ठिकाणी निश्चितपणे सांगायचं आहे. एवढा मोठा प्रकल्प त्या ठिकाणी केला गेला असताना पूर्णपणाचा आराखडा भारत सरकारकडे सादर केलेला असताना सुद्धा केवळ सापत्नपणाची वागणूक त्या ठिकाणी दिली जाते. 2400 कोटी रुपयाची तरतूद पर्यटनासाठी केली गेली. 620 किलोमीटर लांबीचा निसर्गरम्य किनारा कोकणाला मिळाला. कोकणचं ते वैभव आहे. कोकण आम्ही कॅलिफोर्निया करू असं गेल्या अनेक वर्ष आम्ही बोलत आलो. म्हणून आज कोस्टल सर्कलच्या मार्फत गुहागरचा वेळेश्वरचा परिसर असेल, तापोली तालुक्यातला खर्देचा परिसर असेल, हरिहरेश्वर असेल, शिवर्धन असेल, दिव्यागरचं स्थान असेल, मुरुड असेल, कीमचा समुद्र किनारा असेल, या ठिकाणी काही कामं कोस्टल सर्किटच्या मार्फत घेतली जावीत असं सातत्यपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकारने परिपूर्ण अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी केलेला आहे. माझ्या लोकसभा मतदारसंघात मला अभिमान या गोष्टीचा आहे. 3 भारतरत्न ज्यांनी गौरवशाली कामगिरी देशाच्या इतिहासामध्ये केली. महर्षी धोंडो कर्वे, पावा काणे, विनोबा भावे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आंबेडकरच्या परिसरामध्ये त्यांचं शिक्षण झालं. देशाचे राष्ट्रपती 3 दिवसांनी त्या ठिकाणी भेट द्यायला येणार आहेत. आणि साने गुरुजी, बलसागर भारत हो विश्वात शोभने राहू, हा विचार ज्या साने गुरुजींनी दिला, महाराष्ट्राचा विचार साने गुरुजींनी केला नाही तर बलसागर भारत हो विश्वात शोभने राहू या विचार मांडणारे साने गुरुजी ते दापोलीच्या पालघरच्या परिसरामध्ये आले. त्यांचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं स्वागत स्मारक व्हावं, या 4 भारतांचं स्मारक दापोलीच्या परिसरामध्ये यावं, देशभरातील पर्यटक त्या ठिकाणी याव्यात अशी वारंवार मागणी त्या ठिकाणी केली असताना सुद्धा त्या बाबतीतल्या कुठल्याही प्रस्तावाला त्या ठिकाणी मान्यता त्या ठिकाणी दिली गेली नाही. सांगायचं झालंच तर सागरमाला योजनेअंतर्गत मोठमोठ्या पद्धतीची कामं देशभरामध्ये झाली असं सांगितलं गेलं. काल जसं दयानंदजी या ठिकाणी बोलले महाराज साहेब की बिगर भाजपा सरकारच्याकडे तुम्ही आज एका सापत्य पद्धतीने बघतात. सागरमाला योजनेअंतर्गत सुद्धा दापोली तालुक्यातील हांड्याची जेटी असेल, शिवर्धन तालुक्यातील आगरदांडा, मुरुड तालुक्यातील आगरदांडा, भरटकोल, जीवना या परिसरातील काय जेटीचे प्रस्ताव असतील हे राज्य सरकारने 50% राज्य सरकार हिस्सा उचलेल असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आमचे नेते अजितदादा पवार यांनी पूर्णपणाने या ठिकाणी कळवलेलं असताना सुद्धा त्या बाबतीतली कुठल्या पद्धतीची भूमिका त्या ठिकाणी घेतली गेली नाही. आज सभापती महोदय मला या निमित्ताने एवढंच सांगायचं आहे, हे राज्य सरकार आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती या देशाला उत्पन्न मिळवून देत असतानाच केवळ त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचं सरकार आहे म्हणूनच सापत्नपणाची वागणूक घेणं अत्यंत गैर त्या ठिकाणी ठरू शकत आहे. किमान नैसर्गिक आपत्तीच्या कालावधीमध्ये तरी सुद्धा भारत सरकारने एक तऱ्हेचं सहकार्य करण्याची भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. तर गेल्या 3 वर्षामध्ये जे काही वेगवेगळे अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडले गेले त्याच्यातून लाखो कोटी रुपयाची उधळण या देशामध्ये केली. अशापैकी आभास त्या ठिकाणी जो काही निर्माण केला गेला तो महाराष्ट्रासाठी पूर्णपणाने फोल ठरलेला आहे. माझी एवढी या निमित्ताने आपल्याला विनंती आहे की आता तरी महाराष्ट्राची असूया तुम्ही थांबवा. महाराष्ट्र या देशातील एक प्रगत पवार साहेबांच्या आशीर्वादातून शाहू फुले आंबेडकरांची सामाजिक समता जपणारं एक पुरोगामी विचाराचं राज्य आहे. ते राज्य जर काही पुढे गेलं तर भारत देश निश्चितपणे पुढे जाईल हा विश्वास या ठिकाणी देत असतानाच या संबंध कारकिर्दीमध्ये किमान पुढच्या वर्षामध्ये तरी सुद्धा या महाराष्ट्राला न्याय मिळावा अशी माफक अपेक्षा ठिकाणी करतो. अर्थसंकल्पाला विरोध करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. थँक्यू. श्री के जयकुमारजी. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, அவையில் இருக்கின்ற நிதியமைச்சர் அவர்களே மற்றும் மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர்களே, இன்றைய தினம் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையின் மீது என்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து வைப்பதற்காக நான் இங்கே எழுந்திருக்கின்றேன். நேற்றைய தினம் நம்முடைய
ஜனாதிபதி அவர்களுடைய உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்ற வகையிலே நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்கள் ஆற்றிய உரைக்கு பிறகு நான் அதிகமாக இந்த நிதிநிலை அறிக்கையின் மீதுதான் பேச வேண்டும் என்று இருந்தேன். ஆனால் அவர் எழுப்பிய சில பிரச்சனைகளுக்கும் சில கருத்துக்களுக்கும் இங்கே பதில் சொல்லி அமர்வதே சால பொருந்தும் என்று நான் கருதுகின்றேன். நேற்றைய தினம் பிரதமர் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது பல குற்றச்சாட்டுக்களை எதிர்க்கட்சிகளின் மீதும் குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மீதும் சுமத்தினார்கள். அவர் நேரடியாகவே கேட்டார், காங்கிரஸ் கட்சி என்ன செய்து கொண்டிருந்தது கொரோனா நேரத்திலே என்றும், நாங்கள் என்றால் அரசு கொரோனாவை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருந்த நேரத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர்கள், காங்கிரஸ் கட்சியில் இருப்பவர்கள் ரயில் நிலையங்களிலே சென்று அங்கே இருக்கின்ற அந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு டிக்கெட் வாங்கி வழி அனுப்புகின்ற வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னார். ஆமாம், உண்மையிலேயே சொல்லுகின்றேன், பிரதமர் அவர்களுக்கு நாட்டில் என்ன நடக்கின்றது என்று தெரியாமல் இருந்த காரணத்தினால்தான் இது போன்ற ஒரு அறியாமைக்குரிய ஒரு கருத்தை இந்த சபையிலே பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். காங்கிரஸ்காரர்கள் ரயில் நிலையங்களுக்கு சென்று ரயில் வண்டிகளை ஓட்ட வேண்டும் என்றும் டிக்கெட் வாங்கி அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களை எல்லாம் பாதுகாப்பாக ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பதை தலையாய கடமையாக செய்தோம். ஏனென்றால் இந்த அரசு அதை செய்ய தவறிவிட்டது. மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை பற்றி இந்த அரசானது எந்த ஒரு அக்கறையும் எடுத்துக்கொள்ளாத காரணத்தினால் ஆங்காங்கே இருந்த மக்கள் 1000 கிலோமீட்டர் கூட நடந்து சென்று தங்களுடைய குடும்பத்தோடு சேர்ந்தால் போதும் என்ற ஒரு அவல நிலையிலே இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் நடந்தே சென்றார்கள். இந்த அரசு அவர்களுக்கு எதை செய்தது, எப்படி அவர்களை ஜாக்கிரதையாக கொண்டு சேர்த்தது என்றால் எதையுமே செய்யாமல் தூங்குகின்ற ஒரு அரசாக இருந்திருக்கின்றது. நான் நேரிலே தொலைக்காட்சியிலே பார்த்தேன், நடந்து செல்கின்ற ஒருவருக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை எங்கும். வழியிலே ஒரு நாய் வழியிலே வண்டியிலே அடிபட்டு இறந்து கிடக்கின்ற நாய், குத்தே, a dog, dead dog was there on the road and this man, a migrant worker, took that dog's meat and he was eating this on the road. This is the pathetic condition in which the government has left all these migrant workers. Therefore, we in the Congress party, our party leaders, Sonia Gandhi and Mr. Rahul Gandhi had at least 3 rounds of Zoom meeting with us. எங்களோடு இந்த கூட்டங்களிலே எல்லாம் பேசி எப்படி நாங்கள் செயல்பட வேண்டும், எப்படி மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எங்களுக்கு வழிகளை காட்டினார்கள். அதன்படி நாங்கள் செயல்பட்டோம். இந்த கொரோனா நேரத்திலே நான் சொல்லுகின்றேன், மக்களை காப்பாற்றியது இந்த அரசு அல்ல, மக்களை காப்பாற்றியது தொண்டு நிறுவனங்கள், மக்களை காப்பாற்றியது வியாபார பெருமக்கள், மக்களை காப்பாற்றியது ஆங்காங்கே அந்த பகுதியில் இருந்த அரசியல்வாதிகள். அவர்கள் தான் இந்த மக்களை காப்பாற்றினார் தவிர எந்த அளவுக்கு இந்த மக்களை காப்பாற்றியது என்று சொன்னால் எதையும் குறிப்பாக சொல்லுகின்ற அளவிலே இல்லை என்பதை இங்கே நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மேலும் மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது மற்றொன்றையும் சொன்னார். காங்கிரஸ் கட்சியானது காந்தியினுடைய கனவுகளை செயல்பட விடாமல் மறந்து இருக்கின்றது என்று. காந்தியை பற்றி நீங்கள் பேசலாமா? எந்த அருகதை இருக்கின்றது உங்களுக்கு காந்தியை பற்றி பேசுவதற்காக? குஜராத்திலே பிறந்தார் என்பதற்காக நீங்கள் பேசிவிட முடியாது. காந்தியை கொன்றவர்களை நீங்கள் ஹீரோக்களாக, கதாநாயகர்களாக பார்க்கின்றீர்கள். காந்தியை கொன்றவர்களுக்கு, துறை போனவர்களுக்கு நீங்கள் இங்கே நினைவு சின்னங்களை எழுப்புவதற்காக துணிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். காந்தியை கொன்றதற்காக ஒன்றை சொல்லுகின்றேன், நீங்கள் எல்லாம் காந்தியை கொன்றவர்களையும் காந்திக்கு கொல்வதற்காக துணை போனவர்களையும் ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே காந்தியை கொண்டதற்காக அன்றைக்கு பிரதமராக வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவர்கள், ஒரு ஆங்கிலேயர், அவர் சொல்லுகின்றார், நாங்கள் காந்திஜி அவர்களை ஒரு தூசு கூட படியாமல், அவர் மீது தொடாமல் நாங்கள் இந்திய துணை காண்டத்திலே அவரை காப்பாற்றிக் கொண்டிருந்தோம். பாவிகளே, நாங்கள் விட்டு வந்த 5 மாதத்திற்குள்ளாக நீங்கள் அவர்களை கொண்டு விட்டீர்களே என்று வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்னது பதிவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே இது காங்கிரஸ் கட்சி, காந்தியினுடைய கொள்கையிலே செல்கின்ற கட்சி, காந்தியினுடைய வழியிலே நடக்கின்ற கட்சி. ஆக நீங்கள் செய்தது என்னவென்று நான் திரும்பி பார்க்கின்றேன். பிரதம மந்திரி அவர்கள் என்ன செய்தார்? கொரோனா நேரத்திலே கை தட்டுங்கள் என்று சொன்னார், பாத்திரங்களை தட்டுங்கள் என்றார், மெழுகுவர்த்தியை கொளுத்துங்கள் என்றார். இதுதானா? இப்படித்தான் மக்களை காப்பாற்றுவார்களா?
மற்ற நாடுகளிலெல்லாம் என்ன நடந்தது? கொரோனா வந்து 3 மாதம் 4 மாதத்திற்குள்ளாக அமெரிக்காவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஆஸ்திரேலியாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நியூசிலாண்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அங்கே எல்லாம் மக்கள் 3-4 மாதத்திற்குள்ளாக தங்களுடைய முகக்கவசங்களை கழட்டி எறிந்துவிட்டு சாதாரணமாக நடத்தி சென்றார்கள். காரணம், அங்கே கொரோனா கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இன்றைய நிலையிலும் கூட இந்தியாவிலே நாம் முகக்கவசம் இல்லாமல் நடக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த விதத்திலே தான் இங்கே கொரோனா தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் அதிகமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம், நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. கஷ்டப்பட்டு அந்த மருந்துகளை நாம் கொண்டு வந்தோம், கொடுத்திருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த வேகம் போகாது. ஊரடங்கை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது கூட இந்த அரசுக்கு தெரியவில்லை. ஒரு 12 மணி நேரம் கொடுத்திருந்தால் ஒரு 24 மணி நேரம் அல்லது 3 நாட்கள் 48 மணி நேரம் கொடுத்திருந்தால் ஊரடங்கு கொண்டு வருவதற்காக முதல் ஊரடங்கை பற்றி சொல்லுகின்றேன். வேண்டிய பொருட்களை எல்லாம் மக்கள் அந்த 24 மணி நேரத்தில் வேண்டிய அரிசியையும் காய்கறிகளையும் வேண்டிய அத்தியாவசிய பொருட்களையும் தங்களுக்காக தேக்கி வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அவ்வாறு ஒரு அவகாசம் கொடுக்காத காரணத்தினால்தான் பெருவாரியான இழப்பு ஏற்பட்டது. அவசர கோலத்திலே அள்ளி தெளிப்பார்கள் என்பவர்களே, அது போன்று இந்த அரசு இங்கே அவசர கோலத்திலே இந்த கொரோனா காலத்திலே நடந்து கொண்டதுதான் பெரும் பிழை என்று சொல்லுகின்றேன். தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு கூட ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே சனிக்கிழமைகளிலே தமிழ்நாடு மூடப்பட்டு தான் இருக்கின்றது. அங்கே இருக்கின்ற முதல்வர் சிறப்பாக திட்டமிடுகின்றார், சிறப்பான முறையிலே செயல்படுகின்றார், போதிய அவகாசம் தருகின்றார். ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாகவே சொல்லிக் கொடுக்கின்றார், எப்பொழுது நாங்கள் மூடப்போகின்றோம் என்று வேண்டிய வசதிகளை எல்லாம் நீங்கள் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்கின்றார்கள். அந்த முறையிலே மத்திய அரசு செய்யாத காரணத்தினால்தான் இந்த கொரோனா நேரத்திலே இப்படி நடந்தது என்று நான் இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மேலும் சரித்திரம் படைக்க வேண்டும். நேற்றைய தினம் பேசுகின்ற பொழுது பிரதம மந்திரி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், இங்கே வரலாறு படைக்க போகின்றார்கள் என்று. காங்கிரஸ் கட்சியையும் சேர்த்து இன்னும் 100 ஆண்டு காலம் ஆனாலும் கூட காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வராது என்ற கருத்தை மிக ஆழமாக பதிவு செய்தார்கள். நான் இன்றைக்கு சொல்லுகின்றேன், history cannot be made, history cannot be created, nor it can be destroyed. history என்பது, வரலாறு என்பது எது நடக்கின்றதோ அதுதான் வரலாறு. இந்த நாட்டினுடைய வரலாற்றை நீங்கள் மாற்றி எழுதலாம் என்று கருதுகின்றீர்கள். வரலாற்றை மாற்றி எழுத முடியாது. நடந்தது நடந்ததாகத்தான் இருக்க வேண்டும், நடப்பவை நடப்பவையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இந்த வரலாற்றை மாற்றி எழுதுவதற்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு முயற்சியையும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இது நடக்காது, நடக்கக்கூடாது என்றை உங்களுக்கு நான் சொல்ல சொல்கின்றேன். நீங்கள் எதற்கெடுத்தாலும் மக்கள் மீது, உங்களோடு ஒத்துழைக்காதவர்கள் மீது நீங்கள் விஷத்தை கக்குகின்றீர்கள். எதற்காக? விவசாயிகளுக்கு நடந்தது என்ன? விவசாயிகள் 750 பேருக்கு மேலாக இறந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்காக இந்த சபையிலே ஒரு அனுதாபம் சொல்லப்பட்டதா? எந்த அமைச்சராவது, பிரதம மந்திரியாவது அந்த மக்களுக்காக இவ்வளவு பேர் இறந்து விட்டீர்கள் என்று யார் செய்த தவறு? நேற்றைய தினம் பிரதமர் அவர்கள் அக்கௌண்டபிலிட்டியை பற்றி பேசுகின்றார். டிமானிட்டைசேஷன் நடந்த பொழுது 250 பேர் வங்கிகளின் கதவுகளிலே இருந்தார்கள். யார் அதற்கு பொறுப்பு? விவசாயிகள் 750 பேர் இறந்தார்கள். யார் அதற்கு பொறுப்பு? அதற்காக ஒரு அக்கறை சொன்னீர்களா? ஏதாவது அவர்களுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தீர்களா? அவர்களும் இந்த நாட்டு மக்கள் தானே என்று அந்த மக்களுக்காக வரிந்து கட்டி பேசினீர்களா என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்து கொள்ளுகிறேன். இதைதான் ஏடா தம்பி இடரா பேனா, கத்தியை தீட்டாது புத்தியை தீட்டு, மரக்கிளையிலே பிணம் வெந்த புள்ளினை வேல் என்று பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள். ஏடா தம்பி எடரா பேனா, கத்தியை தீட்டாதே புத்தியை தீட்டு, உன்னுடைய புத்தியை தீட்டுக்கொள், கத்தியை தீட்டாதே. கத்தியை தீட்டினால் ரத்தம் தான் சிந்தும், புத்தியை தீட்டினால் நாடு சுபிட்சமாகும். எனவே இந்த மாமன்றத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் மக்களோடு இணக்கமாக இருங்கள். வேளாண் சட்டம் ஏன் மேடம் 1 மினிட், வேளாண் சட்டம் ஏன் ரத்து செய்யப்பட்டது? விவசாயிகளின் மீது இருக்கின்ற அனுபவத்தை, அவர்கள் மீது இருக்கின்ற அக்கறையாலா, அல்லது அரசாங்கம் புரிந்து கொண்டது இந்த சட்டங்களை விவசாயிகள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று அபாண்டமாக சொன்னீர்கள்? யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை, நீங்கள் மட்டும்தான் புரிந்து கொண்டீர்களா? நீங்கள் என்ன அறிவு ஜீவிகளா, ஆற்றல் மிக்கவர்களா, பண்பாளர்களா? மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அது புரியவில்லையா? எதற்காக இந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்ததை தெரிந்துதானே
Thank you. பஞ்சாபிலே இருக்கின்ற மக்கள் அந்த அளவுக்கு இதற்கு போராடினார்கள். அந்த போராட்டத்திற்கு என்ன மதிப்பு கொடுத்தீர்கள்? மனிதாபிமானம் இருந்ததா என்றால் மனிதாபிமானம் இல்லை, அகங்காரம் தான் இருந்தது. தேர்தலில் தோற்று போவீர்கள், மக்கள் உங்களை தூக்கி எறிவார்கள் என்பதற்காகத்தான் நீங்கள் இந்த விவசாய சட்டங்களை திரும்பி பெற்றீர்கள் என்று பதிவு செய்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. सभापति महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस ऐतिहासिक बजट पे बोलने का अवसर दिया. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया है. अगर हमें इस बजट को समझना है सभापति जी, तो हमें ये जानना होगा कि ये मोदी सरकार का नवा बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नवा बजट है और आदरणीय वित्त मंत्री जी का ये चौथा बजट है. तो अगर बजट को समझना है तो हमें ये श्रृंखला समझनी होगी और इस श्रृंखला में ये बजट जो है एक और कड़ी है. और इस श्रृंखला में इस बजट के द्वारा और सब बजटों के द्वारा और निरंतर जो हम लोगों का काम चलता रहता है, वो हम लोग एक प्रेरणा के द्वारा करते हैं, एक ऊर्जा के साथ करते हैं. और जब हम इस प्रेरणा के स्रोत को देखते हैं तो मुझे हमारी अपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका माँ सरस्वती की लाडली सुश्री लता मंगेशकर जी की कुछ गीत याद आते हैं, वो हमारे मन में आते हैं. थोड़ा सा बदलकर मैं कहूँगा, थोड़ा सा बदलकर कहूँगा. लता जी का एक अमर गीत है जो सब हम लोगों के लफ्ज़ों पे हरदम रहता है. काम किया तो डरना किया, काम किया तो डरना किया, काम किया कोई चोरी नहीं की, सेवा में जीना सेवा में मरना, और हमें अब करना क्या, काम किया तो डरना क्या. तो ये हमें प्रेरणा मिलती है कि काम हमें करना है और हम निरंतर ये काम करते आए हैं और जनता से हमें इस काम का आशीर्वाद भी मिला है और मिलता रहा है. लेकिन हमारे विपक्ष के जो साथी हैं थोड़े निराश हैं. उनके भाषण होते हैं तो वो दो इंडिया की जिक्र करते हैं, दो इंडिया की बात होती है. और मुझे लगता है कि हाँ, उनका भी एक इंडिया होगा, लेकिन हमारा एक भारत है. उनका अगर एक इंडिया है तो हमारा एक भारत है. उनका इंडिया जो है, उनका वो साम्राज्य जो है, वो दिन पे दिन थोड़ा घटता चला जा रहा है. कहीं उत्तर प्रदेश में था, अब जो भी कुछ बचा है वो थोड़ा बहुत केरला में ही बचा है. और वो इस दो इंडिया की बातें करते हैं. लेकिन जब हम अपने भारत को देखते हैं तो हम बड़े आशा के साथ, विश्वास के साथ, ऊर्जा की ओर के साथ हम एक आत्मनिर्भर भारत का हम निर्माण करते हैं, एक नए भारत का निर्माण करते हैं. लेकिन जब हम उनकी बातें सुनते हैं, जब उनके भाषण सुनते हैं, उनका वक्तव्य सुनते हैं, तो हमें ना उनमें सिर दिखता है ना पैर, ना सिर दिखता है ना पैर. और वहाँ फिर एक लता जी का एक गीत मुझे याद आता है, आपको भी ज़रूर याद होगा, वो भी एक अमर गीत है. अजीब दास्तां है ये, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म. ये मंजिलें हैं कौन सी उनकी, ये मंजिलें हैं कौन सी उनकी, ना वो समझ सके ना हम, ना वो समझ सके ना हम. ये जो दो इंडिया की बातें होती है, वो ना वो समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं. क्योंकि जब हम अपने भारत को देखते हैं, हम एक ऊर्जावान भारत को देखते हैं, एक प्रतिभावान भारत को देखते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत को देखते हैं. और अगर उनको याद करना हो कि जब पिछले बार विश्व में संकट आया था तो उनका क्या दुर्भाग्य था और हमारी क्या परिस्थितियां थी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2007-2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस प्रकार से चरमराई थी, कितना हम लोगों को संकट हुआ था. इफ यू लुक एट ऑल द रेलेवेंट मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ड्यूरिंग दैट period of 2007, 2008, going up to 2012, 2013, that was the time that our country was classified as one of the fragile five. We were in a mode of complete crisis then. Every single macroeconomic parameter, GDP growth rate plunged below 4%. Inflation was running in double digits. The rupee was volatile. Fiscal deficits were through the roof. Capital flows were reversing. Every single macroeconomic parameter during that global crisis had come into a crisis mode. लेकिन
सभापति जी, जब ये कोविड की महामारी आई और पूरे विश्व में संकट आया, 100 वर्ष के बाद